तो जनाब जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कोर्स में आज डे नंबर 26। तो जनाब आज के दिन हम लोग जावास्क्रिप्ट में कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स के बारे में सीखने वाले हैं। ऑब्जेक्ट सीखेंगे, नेस्टेड ऑब्जेक्ट सीखेंगे और उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वन शॉट वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले तो ये क्लियर कर दूं कि काफ़ी दिन बाद आपकी ये जावास्क्रिप्ट कोर्स की ये वीडियो आ रही है। मैंने बीच में काफ़ी डिले कर दिया है, कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे थे लाइफ में, कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, इस वजह से काफ़ी डिले हो गई ये वीडियो। क्योंकि आप लोग बिहाइंड द कैमरा नहीं देख पाते हो, आप सिर्फ उतना देखते हो जितना हम लोग एज अ वीडियो दिखाते हैं। बट एज अ क्रिएटर किसी की भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं, कुछ अपने बिजनेसेस होते हैं उनको भी डील करना होता है जहाँ से हम लोग खुद कमाते हैं। अगर उन चीज़ को लेकर नहीं चलेंगे तो फिर ये चीज़ें भी अपने आप में ही डिले होती चली जाएंगी। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी डिले हुआ ये चीज़, पर अब मैं जल्दी से जल्दी इस कोर्स को कंप्लीट कराऊंगा। आगे बढ़ेंगे, प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, फिर बैकएंड पे स्विच करेंगे। ओके, टाइम नहीं वेस्ट करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स होता क्या है। तो रियल लाइफ हो या फिर प्रोग्रामिंग हो, ऑब्जेक्ट्स का मतलब है जिस पे भी आप कोई चीज़ डिस्क्राइब कर सकते हो, जिसकी इंफॉर्मेशन आप कुछ लिख सकते हो। लाइक कोई ह्यूमन हो गया, उसके बारे में भी आप कुछ बता सकते हो। कोई प्लेस है, दिल्ली, मुंबई, आगरा, आप उसके बारे में भी काफ़ी जानकारी लिख सकते हो। कोई वस्तु मतलब थिंग हो सकती है, लाइक कार हो गई, बुक्स हो गई, मोबाइल हो गया, ये भी अपने आप में भी ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल चीज भी आपकी ऑब्जेक्ट हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट मेंशन किया है, ठीक है, तो ये भी आपका ऑब्जेक्ट में आएगा। क्यों? क्योंकि सर आपका ये देखिए एक तरीके से चाहे बैंक अकाउंट हो चाहे इंस्टाग्राम अकाउंट हो, उसमें भी काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है। यूजर नेम होता है, ठीक है, साथ में लाइक्स कितने आ रहे हैं, आप पोस्ट कितनी कर चुके हैं, आपके फॉलोअर्स कितने हैं, आपने कितनी फॉलोइंग रखी हुई है, ये सब चीजें अपने आप में ही इंफॉर्मेशन है। और जब ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन कहीं पे बनती है तो उसको हम लोग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई भी पूछता है ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लियर? ओके, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो प्रॉपर्टी वाइज होगी, इसको हम लोग प्रॉपर्टी बोलेंगे। ठीक है, तो अगर किसी को समझना है कि प्रॉपर्टीज क्या होती है तो एग्जांपल हम लोग इस तरीके ले सकते हैं कि जैसे स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स मान लो विद्यार्थी की क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसका नाम हो सकता है, उसकी एज हो सकती है, सब्जेक्ट हो सकता है, क्या ग्रेड आए हैं वो हो सकता है, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस। ये अपने आप में अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज की कलेक्शन से मिलकर एक ऑब्जेक्ट बना जिसका नाम है स्टूडेंट्स। ठीक है, वैसे ही बुक्स का अगर हम लोग एग्जांपल लें तो बुक्स नाम का अगर एक ऑब्जेक्ट बनता है तो उसकी क्या क्या अपनी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। बुक का नाम, बहुत सारी बुक्स होती हैं, रिच डैड पुअर डैड हो गई, ठीक है, बहुत सारी एक से एक अमेजिंग बुक, अगर आप कभी चाहेंगे तो उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस, ये अपने आप में ही काफ़ी अच्छी बुक्स है, मैंने पढ़ी है। ठीक है, 0 to 1 स्टार्टअप से रिलेटेड है। तो बुक्स में क्या होता है, बेसिकली बुक्स का नाम होता है, ऑथर का नाम होगा कि किसने लिखा है, प्राइस है, अपने आप में ही एक अलग अलग होता है कि कौन सी बुक का कितना प्राइस है। ठीक है, टॉपिक, कोई है जो फाइनेंस पे काफ़ी अच्छी बुक लिखी होती है, कोई है जो आपके प्रोडक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग बुक्स होती है। लैंग्वेज भी अपने आप में एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई आपकी बुक हिंदी में लिखी गई है या इंग्लिश में लिखी गई है। अब जैसे जनरली जितने बड़े ऑथर्स हैं वो लगभग इंग्लिश में लिखते हैं क्योंकि इंग्लिश इज ग्लोबल लैंग्वेज, सब जगह सब लोग ज़्यादातर पढ़ सकते हैं। ठीक है, टोटल पेजेस भी मायने रखते हैं कि कितने पेजेस की बुक है। ओके, कार्स भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे ब्रांड टोयोटा। ठीक है, टोयोटा का मॉडल आता है आपका फॉर्च्यूनर 4x4 में। ठीक है, आप उसका कलर भी डिसाइड कर सकते हो कि व्हाइट एंड ब्लैक। ठीक है, तो उसका भी अपनी एक प्रॉपर्टी हो गई। प्राइस क्या है, प्राइस आपकी 30 लाख 33 लाख इस समय करंट फॉर्च्यूनर का प्राइस चल रहा है 33 लाख। ठीक है, मैं हाल ही में पता कर रहा था, तो इस समय 33 लाख से स्टार्टिंग है, बाकी लेने को तो आप उसमें जितना भी चीजें टॉप मॉडल लेंगे तो और ऊपर जाएगा। फ्यूल में भी आप पे डिपेंड करता है कि आप डीजल ले रहे हैं या पेट्रोल ले रहे हैं, वो भी है। टॉप स्पीड क्या है, ये भी अपने आप में कार की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टीज के कलेक्शन से ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। क्लियर? ऑब्जेक्ट की एक डिफिनेशन समझे तो ऑब्जेक्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर कीट कलेक्शन एंड कॉम्प्लेक्स एंटिटीज। ये हम लोग बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टीज का भी कलेक्शन होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि प्रॉपर्टीज का भी ऑब्जेक्ट सारा कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टी कैसे बनती है, कोई भी प्रॉपर्टी दो चीजों से मिलती है, की एंड वैल्यू के पेयर से। पेयर मतलब जोड़ा होता है, जब कोई की और वैल्यू आपस में जुड़ते हैं तो एक पेयर बन जाता है। ओके, लाइक एग्जाम्पल देते हैं आपको, मैंने इधर लिखा नेम। ठीक है, नेम के आगे मैंने लिखा शुभम। ओके, तो जो नेम है सर वो आपका है यहाँ पे की। ओके, इसकी वैल्यू क्या है, शुभम। ओके, तो लेफ्ट साइड क्या है, की वाला, और राइट साइड क्या है, वैल्यू वाला, तो ये एक पूरा पेयर बन गया, इसको बोलेंगे प्रॉपर्टी। ओके, यहां तक सभी लोगों को क्लियर है?
तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एज, तो आप खुद बताइए कि एज क्या है। एज आपकी की है और मैंने मान लीजिए एज लिखा 21, तो ये आपकी वैल्यू है। और की और वैल्यू का जो पेयर पेयर मतलब जोड़ा जो मिला है, ये बन के जाता है आपका यहाँ पे प्रॉपर्टी। और ऐसे ही जब काफी सारी प्रॉपर्टीज बन जाती हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट में तब्दील हो जाती हैं। क्लियर? किसी को भी अगर यहाँ पे ये डाउट है कि कीड कलेक्शन का मतलब क्या है, कि की और वैल्यू का पेयर का जो कलेक्शन बनता है, जो प्रॉपर्टी बनती है, उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग आते हैं कि हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने कुछ कोड का एग्जांपल दिया है, अभी हम लोग प्योर कोड लिख रहे होंगे विजुअल स्टूडियो कोड पे, तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे नॉर्मल आप एक वेरिएबल बनाते हो लेट या कॉन्स्ट से, वैसे ही बनाया जाएगा। सबसे पहले एक वेरिएबल जैसे आप नाम रखते हो, वैसे ही आप अपने ऑब्जेक्ट का भी नाम रखोगे। जैसे यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स नाम रखा है। फिर उसके बाद में आपको दो कर्ली ब्रैकेट ओपन करने होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कर्ली ब्रैकेट डायरेक्ट ओपन हो रहे हैं, यहाँ पे कोई पैरेंथेसिस ब्रैकेट नहीं लगा है, तो वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, ये पहचान होती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये जो नेम है, ये एज है, ये मार्क्स, ये सिटी, ये क्या है सर, ये की है। अब यहाँ पर हम लोग ने वैल्यू लिखी है, तो अगर कोई स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को जाहिर सी बात है कोटेशन मार्क में लिखना होता है, ये तो प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट की पहचान है। तो ये एक वैल्यू होगी इसके आगे। एज नंबर है, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख रखा है। मार्क्स 95.2, ये भी अपने आप में क्या है, इंटीजर है, तो हम लोग इसको नहीं लिखते हैं कि स्ट्रिंग में, मतलब इस तरीके नहीं लिखते, नॉर्मल लिखते हैं। फिर कानपुर अपने आप में एक स्ट्रिंग है, तो उसको हमने डबल कोटेशन मार्क में लिखा है। ध्यान दीजिएगा, हर प्रॉपर्टी जब एक ये पूरी प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है, तो यहां पर लास्ट में एक कॉमा लगता है छोटा सा, ये आप देख सकते हैं। सेमी कॉलन नहीं लगाना होता है। अक्सर स्टार्टिंग में बच्चे पढ़ तो लेते हैं पर गलती करते हैं, यहाँ पर सेमी कॉलन लगाते हैं। सेमी कॉलन यहाँ नहीं लगेगा, कॉमा लगा, फिर यहाँ कॉमा लगा, फिर यहाँ कॉमा लगा। लास्ट प्रॉपर्टी में आपको कॉमा नहीं लगाना होता है। कुछ लोग लगा देंगे तो एरर नहीं आएगा, पर लगाना नहीं होता है। सेमीकोलन कहाँ लगेगा, जहां पर ये ऑब्जेक्ट क्लोज हो रहा होगा उसके जस्ट तुरंत बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगता है। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। आते कॉन्स्ट वाले में, कॉन्स्ट में भी सेम वही चीज है कि आपका सबसे पहले आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम रखा, ऑब्जेक्ट ओपन कर दिया इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में, लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया। ब्रांड, मॉडल, कलर, प्राइस, ये अपने आप में ही अलग अलग की है, उनकी वैल्यू लिखी गई है। ठीक है, जैसी जो डेटा टाइप होगा वैसे ही उसको हम लोग लिखेंगे और कॉमा लगाते जाएंगे इसको सेपरेट करने के लिए। ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। तो यहाँ पे कितनी टोटल प्रॉपर्टी है, ये पूरी एक चीज को मिलाकर प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4, 4 प्रॉपर्टी से मिलकर ये एक ऑब्जेक्ट बना है। आइए इसको हम लोग कोड एडिटर पे लेके चलते हैं और वहां पे इस चीज को करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना अच्छे से हम लोग वहां पे समझेंगे शायद ही यहाँ पे हम लोग को उतना क्लियर होगा। ठीक है, हर चीज को प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो जो चीज़ें मैंने अभी लिख रखी हैं उसको क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पे HTML फाइल से मैंने ऑलरेडी लिंक करके रखा हुआ है जावास्क्रिप्ट फाइल को, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता रखा है, तो आपको लिंक कर लेना है फाइल को। और अब यहाँ पे आते हैं, मैंने लिखा लेट लिखने के बाद मैं स्टूडेंट्स नाम का ही एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, इक्वल का निशान लगाया। अब देखिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट जैसे ही ओपन किया तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, पर ये क्या है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी कैसे डालनी है, एंटर दबाया। अब देखिए कैसे डाली जाती है। सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट्स का नेम हो सकता है, नेम के आगे आपको क्या लगाना है, कॉलन, ना कि सेमीकोलन। ठीक है, कॉलन लगाया। कॉलन लगाने के बाद अब स्टूडेंट का नेम है तो वहां पे हम लोग इसको स्ट्रिंग के अंदर दे दिए। मान लीजिए आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं अपना नाम देता हूँ शुभम। फिर यहाँ पे कॉमा लगाना होता है, जस्ट इंटर दबाया। अब हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी दे सकते हैं, मान लीजिए स्टूडेंट की एज हो गई 21 के बाद हम लोग को कॉमा लगाया, फिर इंटर दबाया। फिर उसकी और भी अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती है। मार्क्स अपनी अपने एक प्रॉपर्टी हो सकती है। मार्क्स में मान लीजिए 94.5 ये वो लेकर आया है, फिर कॉमा लगाया, फिर मैंने इंटर दबाया। सिटी हो सकती है बेसिकली कि कहाँ से वो है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कानपुर लिख दिया। और कानपुर लिखते समय ध्यान दीजिए कि आपको स्ट्रिंग में लिखना है कानपुर। ठीक है, ये मैंने कर दिया। ओके, अब लास्ट में कॉलम यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना होता है, कॉमा यहाँ तक चल गए, बहुत है। ठीक है, यहाँ तक। अब ये हमारा कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। इस ऑब्जेक्ट को यूज कैसे करेंगे, चलिए आते हैं लाइव सर्वर के थ्रू इस फाइल को ओपन कर लेते हैं ब्राउजर में। ब्राउजर में ओपन होने के बाद में यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपका कंसोल विंडो ओपन पे आना है। ठीक है, कंसोल विंडो पे आ गए। अब कुछ चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिक लिख के आती है, तो कंट्रोल एल से इसको क्लियर किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर हो गया। अब उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखना है, तो STUDENTS ये मैंने लिखा ऑब्जेक्ट का नाम, एंटर दबाया। ये सर आपको वो ऑब्जेक्ट आ चुका है। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो इसकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं ये आ चुकी है। इसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट मैं और यहाँ पे बनाना चाहूंगा। इस बार कॉन्स्ट का यूज कर लेते हैं। कॉन्स्ट का यूज करके मान लीजिए मैं कार से रिलेटेड बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट।
ये मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद में लास्ट में आप पहले सेमीकोलन लगा दे, वो ज़्यादा सही होता है, क्योंकि कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। ब्रांड में कोई भी कार का आप बना रहे हो, आप अपने हिसाब से कर लीजिए। ब्रांड में मान लीजिए मैं टोयोटा का ही रखता हूँ। आई एम अ बिग फैन ऑफ फॉर्च्यूनर टोयोटा ओका। तो यहाँ पे इसको करने के बाद देखिए, यहाँ पे जैसे जस्ट इंटर दबाते हो उसके पहले आपको कॉमा लगाना होता है। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग नहीं रखेंगे, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। मॉडल के लिए हम लोग कर सकते हैं फॉर्च्यूनर 4x4, ठीक है, 4x4। और प्रोग्रामिंग में हमेशा इनटू को हम लोग स्टार में कंसीडर करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लिखा है। ओके, मॉडल के बाद अपने आप में कार की अपना कलर भी होता है, तो उसको भी हम लोग मान लीजिए यहाँ पे वाइट कर देते हैं कि वाइट थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। एसयूवी की जो भी रेंज होती है, मैंने देखा अक्सर मुझे ब्लैक से ज़्यादा वाइट कलर अच्छा लगता है। ओके, प्राइस को 33 लाख से स्टार्टिंग है, तो हम लोग इसी को लिख देते हैं। ओके, ये किया। अब ये एक ऑब्जेक्ट अपने आप में कंप्लीट बन चुका है। इसको कैसे वहाँ पे चेक करेंगे, आते ही इस विंडो के अंदर कार्स नाम से बनाया था, इसको एंटर दबाएंगे, ये देखिए आ गया। ठीक, तो ये आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशन ये देना चाहूँगा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जब मैंने इसको बनाया था, तो जैसे अगर मैं सबसे पहले इसको क्या करता हूँ, उस वाले को भी ओपन कर लेता हूँ लगे हाथ, स्टूडेंट्स वाले को भी एंटर दबाया, इसको ओपन किया। पहले एज आ रहा है, फिर सिटी आ रहा है, फिर मार्क्स आ रहा है, फिर नेम आ रहा है। पर यहाँ पे आप देखो कि पहले तो मैंने नेम दिया था, फिर एज दिया था, फिर मार्क्स, फिर सिटी, तो ये लाइन से नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो ऑर्डरिंग है वो ऊपर नीचे हो चुकी है, एज पहले, फिर सिटी, फिर मार्क्स, फिर नेम, जबकि यहाँ पर ऑर्डरिंग कुछ और है। तो ऑब्जेक्ट्स में अगर ये चीज हो रही है तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ऑब्जेक्ट्स का ऑर्डर चेंज हो सकता है, वो अपने हिसाब से जिस टाइप की चीजें होंगी उस हिसाब टाइप के ऑर्डर बदल देगा। ठीक है, जबकि अगर इसी चीज को हम लोग एरे में बनाए तो एरे में ये चीज प्रॉब्लम नहीं आती। मैं एरे में भी सेम चीज बना के आपको दिखाता हूं। इसको कर देते हैं कमेंट, और सेम एरे को, सेम चीज को एरे में बनाते हैं। लेट स्टूडेंट्स इक्वल टू, अब एरे का क्या अपना मतलब पहचान होती है, नॉर्मल वाले ब्रैकेट्स। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके अंदर। इसके अंदर आने के बाद में मान लीजिए सबसे पहले क्या था, नेम, तो नेम को हम लोग दे देते हैं। और जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीज बहुत बढ़िया होती है कि आप एक एरे के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स लिख सकते हो, जबकि सी लैंग्वेज को देखें तो उसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, एज है 21, ये कर दिया, कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद मार्क्स है, तो मार्क्स मैंने 94.5 ये कर दिया। ये करने के बाद में मान लीजिए सिटी भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सिटी में कानपुर। ठीक है, तो कानपुर KANPUR, ठीक है, कानपुर। ओके, अब इसी एरे को देखते हैं, तो इसका देखिए जो भी पूरा एक स्ट्रक्चर में ऑर्डरिंग आई होगी, जो हमने यहाँ पे लिखा है उसी तरीके से आएगा। सबसे पहले तो देख सकते हो इंडेक्स 0 पे देखिए सुबह में, फिर इंडेक्स 1 पे एज है, फिर इंडेक्स 2 पे मार्क्स है, इंडेक्स 3 पे सिटी आ गई। ओके, तो इसमें आपने जो ऑर्डर लिखा है सेम उसी ऑर्डर में आएगा, नाम, एज, फिर उसके बाद मार्क्स, फिर सिटी। पर ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज ये भी देखिए कि ये थोड़ा ज्यादा क्लियर है। अगर आप ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा क्लियर होता है, कि जैसे शुभम लिखा है, तो शुभम तो आप पढ़ लोगे कि चलो ये नाम का फर्स्ट नेम है, ठीक है, पर ये 21 क्या है किसी को ऐसे अंदाजा नहीं लग पाएगा। जबकि यहाँ पे 21 क्या है, उसके सामने की में लिखा हुआ एज है, तो कोई भी नॉर्मल पर्सन भी देख के जान जाएगा कि अच्छा एज लिखी हुई है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट में ज्यादा क्लियरिटी होती है एरे के मुताबिक। देखिए डेटा टाइप, जैसे आप लोग बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर दोनों ही है। एरे भी अपने आप में डेटा स्ट्रक्चर, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और ऑब्जेक्ट भी अपने आप में डेटा स्ट्रक्चर है। दोनों ही देखिए डेटा स्टोर करा रहे हैं स्टूडेंट्स का, पर क्लियरिटी किस में ज्यादा है, ऑब्जेक्ट में, इसीलिए ऑब्जेक्ट का ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, यहां तक सभी लोगों को क्लियर है। अब आते हैं अपने फिर से कोड एडिटर वाली विंडो पे। ओके, और यहाँ पे देखिए कुछ भी चीज आप लिखते हैं तो सिंटेक्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जिस तरीके से मैंने लिखा है आपको देखने में लग रहा होगा अरे भैया ने लिखा है, समझ में आ गया है, हम लोग लिख लेंगे, पर जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं अपने पर्सनल अनुभव से बता रहा हूं कि दिखने में बहुत चीजें आसान लगती है, पर जब आप करने जाते हो तो वहां पे आपको कठिन लगने लगती है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है देखते हैं। ओके, क्रिएट अ ऑब्जेक्ट फॉर सेलिंग आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक आइटम है
जिसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं टी शर्ट है, साफ साफ दिख रहा है। इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा कि ये कितना बिकी है, कौन कौन से कलर में अवेलेबल है, क्या क्या साइज अवेलेबल है, ये सब। अब सबसे पहली बात ये क्लियर होती है कि आपको ध्यान में ये रखना है कि मैं जो चीज बता रहा हूं वो तो करनी है, पर अगर आप चाहे तो टी शर्ट की बजाय कोई और भी चीज का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। कोई इंस्टाग्राम पोस्ट का ऑब्जेक्ट बना के देख लीजिए, सिंपल रहेगा, ठीक है। आप ट्विटर का किसी पोस्ट का मान लीजिए कितने लाइक्स आए, क्या यूजर नेम में टैग किया गया, उसका भी सेम ऑब्जेक्ट बनेगा। आप अमेजोन के अंदर कोई भी सेल होने वाला आइटम हो उसका भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो, तो आप पे डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी कर सकते हो। तो मान लीजिए टी शर्ट का मैं देखूं तो कैसे बनेगा, मैं आइए दिखाता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट टी शर्ट नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, सेमीकोलन लगाया, एंटर दबाया, ओके। अब क्या करना है, अब ध्यान ये हम लोग को देना है कि यहाँ पे कि सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या क्या बनेंगी। तो एक प्रॉपर्टी बन सकती है कि टोटल आइटम्स कितने हैं हमारे पास, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसकी क्वांटिटी अपने आप में होती है। तो हम लोग इस तरीके कर सकते हैं, टोटल आइटम्स। तो हमने कहा 50 पीस है मेरे पास, एग्जांपल ले सकते हैं, तो हम लोग ने ये लिखा, एक प्रॉपर्टी बन गई, ओके। उसके बाद में कलर कौन कौन सा अवेलेबल है, तो ये भी अपने आप में एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको यहाँ पे एक जरूरी चीज बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्ट्स के अंदर आप एरे भी बना सकते हो। जैसे कलर है तो एक टी शर्ट भाई डिफरेंट डिफरेंट कलर पे भी हो सकती है, व्हाइट हो सकती है, ब्लैक हो सकती है, रेड हो सकती है, तो अलग अलग कलर है, तो हम लोग को कलर में काफी सारी चॉइस रखनी होंगी। तो हम लोग यहाँ पर एरे बना सकते हैं इस तरीके से। तो एक मैंने रखा कि व्हाइट के लिए, ठीक है, फिर मैंने कॉमा लगाया। एक हो सकता है ब्लैक, ठीक है, ऑप्शन, और एक हो सकता है रेड। तो ये बन गया एरे, ठीक। लास्ट में लगाया कॉमा, फिर आए हम लोग नीचे। कलर के बाद सर आपका साइज भी हो सकता है, ठीक है, साइज भी कर लेते हैं। साइज में भी हमको एक एरे ही लेकर चलना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, जब एक बार प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो साइज में मान लीजिए स्मॉल हो गया, कॉमा लगाया। स्मॉल के बाद कौन सा आता है, मीडियम, मीडियम के बाद लार्ज, लार्ज के बाद एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। तो ये हम लोग ने एक्स्ट्रा लार्ज कर दिया, क्लियर। ये वाले में इस तरीके से करने के बाद में एक्स्ट्रा लार्ज, एक्सएल बोलते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे कोई एरर है, इसका एक ये हो गया, एक ये हो गया, कॉमा लगा देते हैं, कॉमा लगा दिया, और अब कंप्लीट है। क्या यहाँ सेमीकोलन लगेगा या कॉमा लगेगा, आप बताइए। यहाँ पे कॉमा लगेगा, ठीक है। कॉमा लगा के हम लोग नीचे आते हैं इस तरीके। साइज के बाद अपने आप में एक प्रॉपर्टी बन सकती है प्राइस की। तो प्राइस हम लोग बोल सकते हैं कि 350 से स्टार्टिंग प्राइस है, इतना लेके चल सकते हैं। 350 के बाद अभी कितने आइटम सोल्ड हो चुके हैं, तो सोल्ड आइटम नाम से भी बन सकता है, ठीक है। तो हम लोग सोल्ड आइटम्स को इस तरीके भी बना सकते हैं, सोल्ड आइटम्स 25 कंसीडर करते हैं कि 25 आइटम सोल्ड हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्या कॉमा लगेगा, नहीं, क्योंकि लास्ट प्रॉपर्टी है, ओके। तो ये बन चुका है हमारा एक ऑब्जेक्ट टी शर्ट के लिए। चेक करके देखते हैं, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद में हम लोग लिखते हैं टी शर्ट, और इसको मैंने किया और ये यहाँ पे आ गया कंप्लीट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से ये सारी वैल्यूज उसकी आ गई, पर देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है। यहाँ पे भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले टोटल आइटम है, फिर कलर, साइज, फिर प्राइस, फिर सोल्ड आइटम। यहाँ पर कलर, प्राइस, साइज, सोल्ड आइटम, फिर टोटल आइटम, ठीक है। तो इस तरीके ये ऊपर नीचे कर सकता है, उसमें आपको ध्यान नहीं देना है। तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब आप ये देख रहे होगे कि मैं यहाँ पर जब भी इसको मतलब प्रिंट कराना होता है या इसकी वैल्यूज को देखना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस कंसोल पैनल पे आते हैं, यहाँ पर इसका नाम लिखते हैं ऑब्जेक्ट का, ये आ जाता है। पर अगर मुझे डायरेक्ट console.log का यूज करते हुए प्रिंट कराना है तो कैसे करा सकते हैं, वो भी अपने आप में एक बात है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ console.log। ये तो सभी को पता है क्या होता है, कंसोल के अंदर कुछ भी प्रिंट कराने के लिए। अब इसको अगर हमें फेच करना है, इसके अंदर से कोई भी प्रॉपर्टी निकाल के दिखानी है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी या दो प्रॉपर्टी, तो कैसे दिखा सकते हैं। इसके दो तरीके होते हैं बेसिकली। आते हैं यहाँ पे नोटपैड पे, यहाँ पे दूसरे तरीके और पहले तरीके दोनों को समझ लेते हैं। पहला तरीका होता है कि आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखें। मान लीजिए ऑब्जेक्ट का नाम स्टूडेंट है, आपने लिख दिया। उसके बाद में इस तरीके से नॉर्मल आपको ब्रैकेट्स बनाने हैं, और जो भी प्रॉपर्टी आपको निकालनी है उसका की का नाम, जैसे नेम है तो नेम के आगे आप शुभम को नहीं डालेंगे, नेम एक की है, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी की का नाम आपको
डबल कोटेशन मार्क में डाल देना है। डबल कोटेशन मार्क में एज अ स्ट्रिंग ये कंसीडर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इस तरीके लिखोगे तो नेम की जो भी वैल्यू होगी वो निकल के आ जाएगी इस तरीके से आउटपुट में शुभम, ओके। दूसरा तरीका ये होता है कि आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखें, ऑब्जेक्ट का नाम लिखने के बाद ये डॉट लगा दें, डॉट के बाद फिर आप नॉर्मल उस की का नाम लिखें। पर इस बात ध्यान दीजिए, स्ट्रिंग के लिए डबल कोटेशन मार्क नहीं लगेंगे। अगर आप यहां पे कोटेशन मार्क लगा देते हो देन एरर आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपको डबल कोटेशन मार्क देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? कोई डाउट किसी को? नहीं। तो यहां पर ऐसे नॉर्मल में लिखना है और ऊपर आपको कोटेशन मार्क में लिखना है। दोनों क्लियर है? आइए दोनों का मैं एक डेमो दिखाता हूं कि कैसे ये चीजें वर्क कर रही हैं, फिर इसी में कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो आ जाते हैं फटाक से। यहां पे पहले कंसोल के अंदर ही दिखाते हैं, फिर आपको वहां से दिखाएंगे कि कैसे वहां से आ रहा है। मान लो स्टूडेंट लिखा, एक चीज मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देता हूँ कि किस नाम से बना हुआ है, स्टूडेंट्स नाम से बना है या स्टूडेंट नाम से, स्टूडेंट्स नाम से बना हुआ है। तो मैं इस वाले को ओपन कर लेता हूँ और थोड़ी देर के लिए इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, फिर मैंने एक नॉर्मल इस तरीके से ब्रैकेट बनाया, कोटेशन मार्क में मैंने की का नाम लिखा नेम, ठीक है। और लिखने के बाद मैंने ब्रैकेट को बंद किया, सेमीकोलन लगाया, एंटर दबाया। देखो स्टूडेंट्स के अंदर नेम वाली प्रॉपर्टी जो थी उसकी जो वैल्यू है वो निकल के आ गई। क्लियर? इसी तरीके से और भी कर सकते हैं। डॉट वाला भी बताएंगे, पहले इसी में देख लेते हैं। हमको मान लीजिए एज चाहिए, ठीक है। तो एज के लिए मैंने किया, दबाया, एज निकल आई। अब डॉट वाले में कैसे होगा वो भी दिखा देता हूँ। आपने लिखा स्टूडेंट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, कुछ भी हो सकता है आपके केस में, डॉट लगाया, फिर आपको सिंपल इस तरीके लिखना है नेम। ये तरीका ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं तो इसको भी समझ लो, दोनों ही तरीके अपने आप में बेस्ट है। क्लियर किया? ये क्लियर किया मतलब एंटर दबाया, ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट से उस प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल के दे दी। स्टूडेंट्स डॉट लगाया, एज लिखा, इसने वो भी वैल्यू निकाल के दे दी। अब आप कोई ऐसी यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखते हो जो है नहीं, तो क्या होगा दिखाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हाइट, तो हम लोग ने स्टूडेंट्स की हाइट तो ली नहीं है, तो क्या आएगा, अनडिफाइंड, ओके। तो कभी भी आप ऐसी कोई चीज की मांग कर रहे हो, ऐसी किसी प्रॉपर्टी की मांग कर रहे हो जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो अनडिफाइंड लिख के आएगा। क्लियर? चलो एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, अगर आपको यहां से भी निकालना है तो आपको बस कंसोल डॉट लॉग के अंदर वही चीज लिख देनी, जैसे स्टूडेंट्स डॉट वाला भी बताते हैं, पहले ये वाला देख लो, नेम, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा शुभम, ठीक है। और डॉट वाला मेथड करना चाहते हो तो डॉट वाला कर सकते हो इस तरीके से, डॉट एज, ठीक है। ये आ गया। अब मैं जो इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा था वो मैं बताता हूँ। मैं बीच में एक सेकंड के लिए इसको बताने के लिए रुक गया था। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप किसी वेरिएबल में किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू ले लेते हो, मान लीजिए मैंने प्रॉप नाम से एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैंने कहा कि इसके अंदर डाल दो नेम वाली वैल्यू, ठीक है। तो नेम प्रॉपर्टी किसके अंदर आ गई, प्रॉप के अंदर आ गई, ठीक। तो अब हमको क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम चाहते हैं कि ये लिखे प्रॉप, तो हमको नेम मिल जाए स्टूडेंट का, ठीक है। तो अगर आप ये तरीका यूज करते हो, डॉट प्रॉप लिखते हो, तो आपको क्या होगा, अनडिफाइंड बताएगा, नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, पर इस बार जब आप किसी वेरिएबल के अंदर कोई प्रॉपर्टी को ले लेते हो, इस तरीके असाइन कर लेते हो और कोई वेरिएबल की हेल्प से आप ऑब्जेक्ट से कोई वैल्यू निकालते हो, तो आपको इस तरीके से लिखना है। और इस तरीके लिखने के बाद में आपको यहाँ पर प्रॉप लिखना है, PROP, ठीक है। और ध्यान देना कि अब आपको कोटेशन मार्क नहीं लगाना है। कोटेशन मार्क क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर नेम में तो ऑलरेडी कोटेशन मार्क लगाया हुआ है आपने, इसकी वैल्यू प्रॉप के अंदर आ गई। अब आप प्रॉप सिंपल डाल दो ब्रैकेट के अंदर, तो ये एंटर दबाओगे तो यहाँ पे शुभम आ गया। तो इसमें कहने का क्या मेरा मतलब था कि जब भी आप किसी वेरिएबल के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू डाल देते हो और वेरिएबल के हेल्प से किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो आपको फिर डॉट वाला मेथड यूज नहीं करना है, वहां पे अनडिफाइंड बताएगा, आपको ये ब्रैकेट वाला मेथड यूज करना है, ठीक। मैंने जितनी चीजें बताई उतने से आपको ये पता चला कि हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं इस तरीके से, और लिखने के बाद में डॉट लगाया, प्रॉपर्टी का नाम लिखा, ये निकल आया। या फिर एक दूसरा तरीका आपको ये पता चला कि इस तरीके से ब्रैकेट लगाया, कोटेशन मार्क में मैंने नेम लिखा, तो भी निकल आया, ठीक है। पर अगर मैं पूछूं कि सिर्फ हम लोग को ट्रू या फॉल्स में आंसर चाहिए
कि अगर हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी डाल रहे हैं वो प्रॉपर्टी उस ऑब्जेक्ट के अंदर है या नहीं है। अगर है तो हमको ट्रू में आंसर मिल जाए, नहीं है तो फॉल्स में मिल जाए, मैं ये चाहता हूँ। जैसे यहाँ मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं पूछना चाहता हूँ क्या एज नाम की प्रॉपर्टी अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो ट्रू में आंसर मिले, नहीं है तो फॉल्स में आंसर मिले। तो आप कहोगे भैया इसके लिए इफ एल्स यूज करेंगे, नहीं, बहुत सिंपल तरीका बताता हूं, देख लेना। अगर होगी वो प्रॉपर्टी तो ये ट्रू में आंसर देगा, और नहीं है तो फॉल्स में आंसर देगा। कैसे? बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे console.log में ही करके दिखा देता हूं। यहां पर आते हैं, जिस प्रॉपर्टी को आप सर्च कर रहे हो उसको कोटेशन मार्क में लिखो। मान लीजिए मैं एज को सर्च करना चाहता हूं, मैंने लिख लिया। फिर आपको इन लिखना है। इन एक कीवर्ड है जो कि उसके अंदर सर्च करेगा। फिर आपको क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है जिसके अंदर आप सर्च कर रहे हो, ठीक है। अब एज इसके अंदर है तो देखना यहाँ पर ट्रू लिख के आएगा, आ गया। पर मैं अगर एज की जगह है मैं यहाँ पे हाइट डाल दूं, क्योंकि हाइट तो है नहीं, तो वो फॉल्स दे देगा। ये देखिए, ठीक है। तो आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो। इसमें करना क्या होता है, आपको सबसे पहले कोटेशन मार्क में उस प्रॉपर्टी का नाम डालना है, फिर इन कीवर्ड लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। ऑब्जेक्ट का नाम लिखने से क्या होगा, ये पता चल जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी अवेलेबल है या नहीं है। तो ट्रू मिलेगा, नहीं तो फॉल्स मिलेगा। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दो तरीके थे, दोनों मैंने बता दिए, ओके। अब क्या है, अब हम लोग समझेंगे ऑटोमेटिक कन्वर्जन। ऑटोमेटिक कन्वर्जन का मतलब क्या है, जैसे अभी तो हम लोग की वैल्यू का पेयर बना रहे थे इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा। मैंने इधर नेम लिखा, नेम के आगे कॉलम लगाया, फिर अपना नाम लिख दिया था शुभम, ठीक है, ओके। फिर हम लोग यहाँ पे लिखते थे एज, एज के आगे कॉलम लगाते थे, मान लीजिए एज है 21, ये लिख दिया, ठीक है। तो ये जो इधर साइड में है कीज, ये जो कीज हैं ये क्या है, ये अपने आप में स्ट्रिंग्स होती है, पर हम लोग इसमें कोटेशन मार्क नहीं लगाते। पढ़िए, जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स ऑब्जेक्ट कीज टू स्ट्रिंग। देखो ये जो जावास्क्रिप्ट है वो इस साइड जो आप लिखते हो इसको की बोलते हैं, इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रिंग्स में, ऑटोमेटिक, बिना कोटेशन मार्क लगाए। आपको कोटेशन मार्क लगाने की जरूरत भी नहीं होती है, ऑटोमेटिक इस साइड में जो भी आप लिखते हो, जो कीज लिखते हो, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, उसमें, स्ट्रिंग में, ठीक है। even if we made the number as a key, the number will be converted to string। अगर हम लोग यहां तक कि अगर हम लोग जैसे अभी यहाँ पे तो इंग्लिश में लिख रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे नंबर लिख दें, मालूम मैंने लिखा 2 और 2 के आगे मैं अपना नाम लिख दूं, ठीक है, इस तरीके से, तो ये जो 2 है सर ये भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। देखने में आपको ये नंबर लग रहा है, पर जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली इसको कैसे में कन्वर्ट कर देगी, स्ट्रिंग में। इसी चीज को मैं एग्जांपल के साथ दिखाना चाहता हूं। आइए, सबसे पहले मैं ये जितनी चीजें इनको हटा देता हूं। मैंने कहा लेट के बाद मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं ओबीजी नाम से एक ऑब्जेक्ट बना देता हूं, ठीक है, ओके। अब एंटर दबाते हैं। यहां पे मैं सबसे पहले लिखता हूं 1 लिखने के बाद एग्जांपल के लिए मैं यहां पे लिख लेता हूं शुभम, SHUBHAM शुभम, ठीक है, कॉमा लगाया। 2 लिखते हैं, 2 के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2 के लिए मैं यहाँ पे मान लो राहुल मैंने लिख लिया, ठीक है, कुछ भी लिख लेता हूँ। राइट साइड वाले से कुछ भी मतलब नहीं, हम लोग लेफ्ट वाले को समझने के लिए कर रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू। तो ट्रू तो कहोगे भैया अपने आप में कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ट्रू तो लिखना ही नहीं चाहिए, आपने हमेशा मना करा है, एरर आएगा। नहीं, देखते हैं उसी चीज को। मान लो मैं यहाँ पे कानपुर डाल देता हूँ सिटी के तौर पे, यहाँ पे कानपुर, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ इस जगह पे, ओके। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नल। कहोगे भैया नल भी अपने आप में कीवर्ड होता है, इसको भी आप नहीं लिख सकते हो, तो एरर आएगा। तो अभी हम लोग उस चीज़ को क्लियर करेंगे। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कुछ और नाम लिख देता हूँ, विनय, ठीक है, कॉमा लगाया। कॉमा के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ अनडिफाइंड। अनडिफाइंड को भी मैं इस तरीके लिख लेता हूँ, और इसमें भी मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मान लीजिए 94.5 लिख देता हूँ, ठीक है, ये लिख दिया। अब बेसिकली भाई नंबर तो कोई स्ट्रिंग नहीं होती है, ट्रू तो कीवर्ड है, नल भी कीवर्ड है, अनडिफाइंड भी कीवर्ड है, ओके। इसको एज अ कीवर्ड ये अगर कंसीडर करेगा तो एरर आएगा, एज अ कीवर्ड ये कंसीडर नहीं करेगा तो ये नहीं कोई एरर देगा। तो आइए इसको हम लोग चेक करते हैं। तो अभी तो कोई एरर कंसोल में मिला नहीं, हम लोग ऑब्जेक्ट को प्रिंट भी कराते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग ने प्रिंट कराया, एंटर दबाया, ठीक। अब मैं इसको यहाँ पे जब ओपन करता हूँ तो देखो ये जो 1 है
ठीक है, ये जो 1 है, ये जो 2 है, ये जो नल है, ये जो ट्रू है, ये अनडिफाइंड है, इसको इसने एज अ कीवर्ड नहीं लिया है। अगर एज अ कीवर्ड ये इसको समझता तो जावास्क्रिप्ट में नियम होता है कि आप कभी भी कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते हो। ये इसको क्या समझ रहा है, ये इसको स्ट्रिंग समझ रहा है। जैसे अगर हम लोग इसी चीज को इस तरीके लिख दें, 1 इस तरीके लिख दिया जाए स्ट्रिंग के भीतर, तो ये क्या होगा, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर आप इसी चीज को नल को इस तरीके से लिख दो स्ट्रिंग के भीतर, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो, मैं टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करना चाहूंगा और यहां पे आप चेक भी कर सकते हो कि एक सेकंड, यहां पे मैं लिखूंगा नल। ठीक है, और ये नल क्या है, ऐसे तो ये ऑब्जेक्ट बताएगा अपने आप में, पर मैं ये नल को इस तरीके से लिखता हूं नल, एंटर दबाया, क्या लिख है, स्ट्रिंग। तो ये क्या कर रहा है, इसको एज अ स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट कर दे रहा है। तो वही रूल कहने का मतलब है कि ऐसा कोई आपको इससे कुछ ज्यादा सीखने को डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, पर ये चीजें पता होनी चाहिए कि अगर कभी भी इंटरव्यूअर आपसे पूछ देता है तो आपको पता हो कि ये क्या चीज है आखिर इसमें। ठीक है, तो हम लोग को ये क्लियर है कि लेफ्ट साइड में अगर कोई भी चीज लिखी गई है तो जावास्क्रिप्ट उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर। अब अगर हम लोग इसकी वैल्यू को फेच करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, तो आइए दिखाते हैं। मैंने एक ओबीजे नाम से बनाया था। ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले ले आते हैं। ओबीजे के अंदर अगर हमको अपना नाम जानना है तो नाम क्या है, आगे इस तरीके से अगर हम लोग 1 लिख देते हैं तो आप देखो यहाँ पे आप डाउट में पड़ जाओगे। अगर कोई सिंपल इस तरीके से आपको दिखाएगा और पूछे कि ऑब्जेक्ट के अंदर इंडेक्सेस होते हैं, तो आप हो सकता है कोई नया बच्चा हो तो बोल देगा हाँ होते हैं, पर ये 1 क्या है, ये कोई नंबर नहीं है। नंबर होता तो ये इंडेक्स कहलाता, पर ये एज अ स्ट्रिंग है। आप कोई की डाल रहे हो तभी उससे आपकी वैल्यू मिल रही है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था कि आप इधर ऑब्जेक्ट लिखते हो, फिर ब्रैकेट बनाते हो और उसके अंदर आप क्या करते हो, कोई की डालते हो और की के थ्रू आपको वैल्यू मिल जाती है। क्योंकि ये ऑटोमेटिक इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है तो हम लोग को यहाँ पर कोटेशन मार्क डालने की जरूरत नहीं पड़ रही है। नॉर्मल केस में हमको कोटेशन मार्क डालने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर है कि ये जो आप लिख रहे हो शुभम, ये जो आ रहा है, ये 1 जो लिखा है, ये कोई इंडेक्स की मदद से नहीं आ रहा है, कोई एरे नहीं है, ये नॉर्मल ही आ रहा है। ठीक है, क्लियर आई होप लोग को। चलिए, इतना समझ में आया। अब क्या करना है, ये वाला तो हम लोग को बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी कहीं भी पूछेगा कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बना है तो ऑब्जेक्ट के अंदर कहीं भी इंडेक्सेस ऐसे नहीं होते हैं। अगर लेफ्ट साइड में कोई भी चीज लिखी गई हो, भले वो कोई नंबर हो, कोई कीवर्ड भी हो, तो वो ऑटोमेटिक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, आप सीखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से वैल्यू अपडेट कैसे करनी, मतलब ऑलरेडी कोई वैल्यू दी गई है तो उसको अपडेट कैसे करनी है। ठीक है, डिलीट कैसे करनी है, ठीक है, और ऐड कैसे करनी है, तीनों चीजों को समझेंगे। तो अगर पहले से कोई वैल्यू दी रखी है, यहां पर हम लोग अपने ऑब्जेक्ट में देख लेते हैं क्या दे रखी है यहाँ पे, सिटी। ठीक है, तो सिटी को कानपुर से हमको दिल्ली में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कानपुर से दिल्ली में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले ये मिशन है कि सिटी जो ऑलरेडी दे रखी है उसको दिल्ली में कन्वर्ट करो, मतलब अपडेट। तो यहाँ पे हम लोग को क्या सीखने को मिल रहा है कि वैल्यू अपडेट कैसे करते हैं। तो आइए दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ कंसोल में, ज़्यादा इजी रहेगा। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होता है जिसमें आप चेंजमेंट करने जा रहे हो। फिर डॉट लगा लूँ, डॉट के बाद उस प्रॉपर्टी का नाम लिखो जिसमें आप बदलने जा रहे हो। तो मैंने कहा मैं सिटी में बदलने जा रहा हूँ, सिटी लिखा। सिटी लिखने के बाद इक्वल का निशान लगाओ, जो नई वैल्यू आप डालना चाहते हो वो यहाँ पे लिख दो। मैंने कहा दिल्ली लिखना चाहता हूँ। ठीक है, ये लिखा। इस तरीके से सिंटैक्स आप देख लो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर डॉट, फिर उस प्रॉपर्टी का नाम, इक्वल लगा के जो नई वैल्यू आप डालना चाहते हो उसको लिख दो। एंटर दबाया। अब अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ तो इसकी वैल्यू चेंज हो गई। देखो, सिटी से दिल्ली हो गई। ठीक है, पहले क्या थी, कानपुर, अब क्या हो गई, दिल्ली हो गई है। ठीक है, तो अपडेट करना आ गया हम लोग को वैल्यू को। अब न्यू वैल्यू को ऐड करना सीखते हैं। ऐड अ न्यू प्रॉपर्टी, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग एक नई प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं, जेंडर। तो जेंडर को ऐड कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। अभी तक देखो उसमें जेंडर नाम की कोई भी प्रॉपर्टी ऐड नहीं है, अब ऐड करेंगे। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है स्टूडेंट्स, ये लिखा, डॉट लगाया। क्या डालना चाहते हैं, जेंडर, तो हम लोगों ने कहा जेंडर लिखेंगे। अब जेंडर लिखने के बाद इक्वल का निशान लगाया, मैंने कहा मेल। ठीक है, तो MALE मेल लिखा। ये लिखने के बाद में एंटर दबाया। अब एक न्यू क्या क्रिएट हो गई, प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू क्या थी, वैल्यू है मेल। ठीक है, जो आपने डाली है। मैं आपको दिखाता भी हूँ, स्टूडेंट नाम का एक फिर से मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ये देखिए ऑब्जेक्ट, ये देखिए जेंडर इसके अंदर आ गया। मैं ओपन करके भी दिखाता हूँ,
ये एज, सिटी, जेंडर, मेल, ये नया ऐड हुआ है अभी। ओके क्लियर, चलिए इतना आप लोग को समझ में आया आई होप। फिर ये हम लोग समझते हैं कि कोई भी वैल्यू है उसको चेंज कैसे करनी है या फिर अपडेट कैसे करनी है दूसरे में, ठीक है। तो ग्रेड जो दे रखे हैं, ग्रेड क्या दे रखे हैं, 96 पॉइंट्स कितना दे रखा है, 94.5। मुझे 96.7 ना करके मैं डायरेक्ट ए या ए प्लस में करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको भी करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट्स, डॉट लगाते हैं, फिर ग्रेड लिखते हैं और ग्रेड लिखने के बाद इक्वल का निशान लगाया और हमको करना क्या है, ए प्लस, ये करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक इंटीजर को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर ग्रेड थे कि मार्क्स थे, आई थिंक ये मार्क्स नाम से बना हुआ है, ये देखिए मार्क्स नाम से, तो मैं इसको मार्क्स में लिख देता हूँ। यहाँ पे प्रॉपर्टी जिसमें आप चेंजमेंट कर रहे हो उसका नाम सही लिखना जरूरी है। अगर आप ये गलत कर देते हो देन आपका एरर शो होगा, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला, एंटर दबाऊंगा। फिर से अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं स्टूडेंट, तो देखो मार्क्स में ए प्लस हो गया, क्लियर। तो आप इस तरीके से वैल्यू अपडेट कर सकते हो। लास्ट चीज क्या है, मैं एक ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहता हूं। तो डिलीट करने के लिए ऑब्जेक्ट को नहीं, सॉरी, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी को डिलीट करना चाहता हूं, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, नहीं, सबसे पहले आपको लिखना है डिलीट, ठीक है। डिलीट अपने आप में कीवर्ड है जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिलीट कर सकते हो। फिर आपको ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, फिर डॉट लगाना है, फिर उसकी की का नाम कि आप कौन सा डिलीट करना चाहते हो। मैंने कहा मैं मार्क्स को डिलीट करना चाहता हूं, मैंने लिखा, सेमीकोलन लगाया, एंटर दबाया, ठीक है। अब ये ट्रू लिख के आया, इसका मतलब है ये मार्क्स वाली जो प्रॉपर्टी थी इसके अंदर से वो हट चुकी होगी, ठीक है। ये मैं करता हूं और देखिए मार्क्स वाली प्रॉपर्टी हट चुकी है। न्यू वाला जो ऑब्जेक्ट फेच होके आया उसके अंदर मार्क्स कहीं आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आई होप आपने ये तीनों चीजें समझ ली कि वैल्यू ऐड कैसे करते हैं। ऐड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, फिर न्यू जो आप प्रॉपर्टी डालना चाहते हो उसका नाम लिखना है, वैल्यू लिख देनी है इक्वल करके, ठीक है। ये वाला आपको ऐड करने के लिए हो गया, ठीक है। ये अपडेट के लिए था। और ये क्या करना है, डिलीट की। डिलीट सिंपल, आपको बस डिलीट कीवर्ड लिखना होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम और उस की का नाम जिसको डिलीट करना चाहते हो, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम लोग जनाब पढ़ेंगे नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स यार अपने आप में ही बहुत ही उम्दा टॉपिक है, पढ़ाने में भी मजा आता है, पढ़ने में भी मजा आपको आएगा। कुछ बच्चों को लगेगा देख के यार बहुत टफ होगा, ऐसा कुछ नहीं, टफ कुछ नहीं होता है, अपनी मेंटेलिटी पे कि आप उसको किस तरीके से देख रहे हो। अगर आप पॉजिटिव वे में देख के चलोगे हर चीज सीख लोगे। कोई भी चीज दुनिया में कठिन नहीं है, सभी चीज इंसानों ने मिलकर बनाई है और इंसान ही सीखते हैं, उसको इवॉल्व भी इंसान ही करते हैं। तो हर बच्चा सीख सकता है, कोई कठिन चीज नहीं है। नेस्टेड का कॉन्सेप्ट यार कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो स्टार्टिंग से ही देखने को मिल जाता है। जब आप पढ़ते हो क्या चीज, इफ एल्स, तो इफ एल्स में भी मैंने आपको पढ़ाया था नेस्टेड इफ एल्स होते हैं, हाँ या ना, याद आ गया होगा। लूप्स पढ़ा था, लूप्स के अंदर भी सर इफ एल्स नहीं, लूप्स के अंदर भी आपको नेस्टेड के कॉन्सेप्ट मिला था, ठीक है। फंक्शन के अंदर भी नेस्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, ओके। और किस में होता है, एरे के अंदर भी होता है। एरे के अंदर जब आप नेस्टेड बना देते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसी को याद है, एनीवन, किसी को याद है, 2D एरे, ठीक है। जब एक एरे के अंदर दूसरा एरे हम लोग बना देते हैं, मतलब नेस्टेड एरे बना देते हैं, तो उसको 2D एरे बोलते हैं। उसी तरीके से जनाब सेम आपकी सिचुएशन यहाँ पे भी वही है कि जैसे आपका अभी तक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या हो जाता है, वो नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो जाता है। ऊपर मैंने लिखा भी है ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये देखिए टीचर इन्फो जो है ये मेन ऑब्जेक्ट है, पेरेंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हो उसको, ठीक है। और इसके अंदर सब ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ये जिसे राहुल सर नाम से बना है, शुभम सर नाम से बना है, विनय सर नाम से बना है, ये तीन क्या है, सब ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लियर। आइए इनको भी हम लोग समझ लेते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको इसको दिखाना चाहूंगा जिससे आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। थोड़ा सा इसको जूम मैंने नहीं किया था, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, आपको शायद हल्का सा देखने में प्रॉब्लम हुई हो, वैसे इस चीज को मैं ध्यान रखूंगा। लेट लिखते हैं, लेट लिखने के बाद में मैं और स्पेस लेना चाहूंगा ऊपर से, ओके। लेट लिखने के बाद में उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखो। तो जब पेरेंट ऑब्जेक्ट है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टीचर इन्फो, ठीक है। इक्वल का निशान लगाया, इस तरीके करली ब्रैकेट ओपन की, लास्ट में सेमीकोलन, और यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं इस तरीके से, इसको ओपन कर लेते हैं। ये हो गया पेरेंट ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर तीन छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बनेंगे। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा राहुल
सर नाम से, ठीक है। कॉलन लगाया, इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लिया और यहाँ पे क्या किया, एक कॉमा लगा दिया, ठीक है, कॉमा, ओके। अब इसके नीचे आते हैं, एक और बनाएंगे ऑब्जेक्ट। आप अलग अलग ऑब्जेक्ट अपने अपने नाम से बना सकते हो। मैं यहाँ पे टीचर्स के नाम से बना रहा हूँ, मान लीजिए शुभम सर नाम से मैंने बनाया और यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे भी कॉमा लगाया। मैं 3 बनाऊंगा, आप उससे ज़्यादा भी बना सकते हो। ध्यान देना, अक्सर उंगलियों में सेमीकोलन बसा हुआ होता है तो आपसे गलतियां होंगी, आपको कॉमा लगा के चलना है। विनय सर, विनय सर, ठीक है, कॉलन निशान लगाया और ये ऑब्जेक्ट बनाया। अब क्या यहाँ कॉमा लगेगा? नहीं, क्योंकि लास्ट था। अगर और बनाएंगे इसके बाद तो हमको कॉमा लगाना है। 3 ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। ये 3 आपके क्या है, सब ऑब्जेक्ट या फिर नेस्टेड ऑब्जेक्ट, और ये आपका पेरेंट ऑब्जेक्ट है जो कि मेन ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, प्रॉपर्टीज डालनी है। तो पहला वाला ऑब्जेक्ट ओपन करेंगे, ओपन किया। अब इसके अंदर प्रॉपर्टीज में 2 लेके चलता हूं, अब 10 भी डालोगे सेम चीज होगी, ठीक है। तो मैंने कहा सब्जेक्ट, ये क्या है, ये की है। अब इसकी अपनी एक वैल्यू होगी। तो मान लीजिए राहुल सर पढ़ाते हैं फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स लिख दिया। क्या यहाँ कॉमा लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा, क्योंकि आप प्रॉपर्टी के नीचे दूसरी प्रॉपर्टी लिखोगे, ओके। उनकी एज क्या हो सकती है? एज हो सकती है 31, ठीक है। तो ये हो गया। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैं 2 प्रॉपर्टी लेके चलता हूं। आपको और चाहिए, आप कॉमा लगाकर और भी इस तरीके लेते जा सकते हो, ठीक है। तो समय बचाना है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी है, ओके। इस तरीके नीचे आते हैं। शुभम सर के लिए अपना सब्जेक्ट होगा। तो देखो की और वैल्यू का पेयर बना, ये की है, ये वैल्यू है, इन दोनों का पेयर बन के क्या बन गया, ये प्रॉपर्टी 1, ये प्रॉपर्टी 2, ओके। अब आते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर मान लीजिए मैथ्स, मैथ्स के बाद कॉमा लगाया, फिर एज, एज मान लो मैं 21 डाल देता हूँ, ओके। अब विनय सर वाले में भी यही चीज़ करते हैं। मैंने कहा सब्जेक्ट कॉलन, कॉलन के बाद यहाँ पे क्या डाल देते हैं, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं केमिस्ट्री, मान लो ले लेते हैं केमिस्ट्री। सभी 12 तक के बच्चों को परेशान करती है केमिस्ट्री। आप चाहे तो चेंज कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, पर जनरली बच्चे साइंस साइड से होते हैं तो परेशान ही करती है। सब्जेक्ट के बाद एज, एज के लिए मान लीजिए 27 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एक नेस्टेड एरे। यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले तो क्या किया है, ये एक मेन एरे क्रिएट किया है और ये यहाँ पर मेन एरे क्लोज किया सेमीकोलन लगा के। उसके अंदर ये एक सब एरे 1 हो गया, ये सब एरे 2, ये सब एरे 3, ठीक है। सब एरे बन कैसे रहा है कि सबसे पहले तो हम लोगों ने सब एरे का नाम लिखा, कॉलन लगाया, ये कॉलन लगाने के बाद में यहाँ से कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ और कॉमा लग गया। फिर उसके अंदर 2 प्रॉपर्टी बनाई है, आप 5, 6, 10 कितनी भी बना सकते हो। फिर दूसरा सब एरे स्टार्ट हुआ, यहाँ कॉलन लगता है, ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ये कॉमा के साथ कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ। 2 आपकी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, आप 10 भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये तीसरा आपका सब एरे, कॉलन लगाया, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर है, इसमें इसलिए कॉमा नहीं लगा क्योंकि लास्ट सब एरे था। इसके बाद और बनाएंगे तो कॉमा लगा सकते हैं। 2 प्रॉपर्टीज डाल दी, ओके। अब आते हैं यहाँ पर, हम लोग इसको चेक करते हैं। यहाँ पर क्या डालना है, सबसे पहले आपकी जो पेरेंट एरे का नाम है वो डालना है। पेरेंट एरे का नाम है टीचर इन्फो, एंटर दबाया, ये देखिए इस तरीके से आया। इसको ओपन करते हैं तो देखो इसके अंदर राहुल सर नाम का एक एरे दिख रहा है, शुभम सर और विनय सर नाम के 3 एरे दिख रहे हैं, सॉरी 3 ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कहीं पर भी एरे बोल रहा हूं तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स है। अगर एरे मेरे मुंह से निकल रहा है तो वो एरे इसलिए निकल रहा है क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने एरे पढ़ाई थी और एरे अभी मैं कुछ बच्चों को और अलग से भी पढ़ा रहा था यहाँ पर ऑफलाइन, तो इस वजह से एरे हो सकता है मेरे मुंह से निकल रहा हो। आपको ऑब्जेक्ट्स पे ध्यान देना, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये एक मेन ऑब्जेक्ट है, इसको ओपन किया, इसके अंदर 3 सब ऑब्जेक्ट है। और काफ़ी सोचने वाली बात है कि मैं इतनी देर से एरे एरे चिल्ला रहा हूँ। हो सकता है बच्चा बोल रहा हो कि सर पढ़ा आप ऑब्जेक्ट्स रहे, बोल आप एरे रहे, कहना क्या चाहते हो सर तो वो कोई बात नहीं, वो सिर्फ यही है कि 10 जगह के जब आपका माइंड होता है तो कुछ ना कुछ अपने हिसाब से निकलती चीज़ें। तो ये आपका सब एरे के बीच में, ओके, सब ऑब्जेक्ट के बीच में ये, ठीक है, ये सब ऑब्जेक्ट के बीच में एक कॉमा, ये दूसरे सब ऑब्जेक्ट के बीच में दूसरा कॉमा, फिर लास्ट वाले में कोई कॉमा नहीं रहेगा, ये मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, ये आपका मेन जो है ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये 3 छोटे छोटे ऑब्जेक्ट, 1 ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट, 3 ऑब्जेक्ट। इसको ओपन किया, इसके अंदर की प्रॉपर्टीज देख सकते हो। फिर इस ऑब्जेक्ट को ओपन किया, इसके अंदर की प्रॉपर्टीज देख सकते हो। इस ऑब्जेक्ट को ओपन किया, इसके अंदर की प्रॉपर्टीज देख सकते हो, ठीक है। तो ये मेन ऑब्जेक्ट के अंदर तीनों ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किए, तीनों की प्रॉपर्टीज ओपन कर सकते हो। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर ध्यान ये देना है कि हमको इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, ठीक है।
इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। तो सबसे पहले मेन ऑब्जेक्ट का नाम लिखो। मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है, मेन ऑब्जेक्ट है टीचर इन्फो। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, डॉट लगाता हूँ। डॉट लगाने के बाद में अब आपका जो सब ऑब्जेक्ट है उसका नाम लिखो, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, ये सिंटेक्स ध्यान रखना कि वैल्यू निकालते कैसे हैं। पहले आपको मेन ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, फिर सब ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, ठीक है। तो मैं निकालना चाहता हूँ राहुल सर की इन्फो, तो ये राहुल सर के लिख दिया और सेमीकोलन लगाया, ये आ गई राहुल सर की इन्फॉर्मेशन। किससे, मेन ऑब्जेक्ट से निकल के एक ऑब्जेक्ट आया है राहुल सर वाला, ठीक है, उसकी वैल्यू आई। अगर आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते हो, सिर्फ आप चाहते हो कि ये जो मैंने पूरा ऑब्जेक्ट बनाया है इसमें से शुभम सर वाले जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से ये वाली वैल्यू निकल के आए सब्जेक्ट वाली, तो ये भी कर सकते हो, इसके लिए भी कुछ कठिन नहीं है। पूरा ऑब्जेक्ट लिखो, ओके। यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं सबसे पहले, टीचर इन्फो, ठीक है। टीचर इन्फो लिखा, डॉट लगाया। डॉट लगाने के बाद में अब आपको जिसके अंदर की वैल्यू चाहिए, मान लीजिए शुभम सर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू चाहिए तो उसको लिख लो, ठीक है। तो मैं उसको लिख लेता हूँ। फिर शुभम सर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर किस प्रॉपर्टी की वैल्यू चाहिए तो उसको डॉट लगाओ, और मुझे चाहिए सब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है, ये आ गया। तो ध्यान दो ये क्या है, ये मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डॉट लगा, उसके बाद सब ऑब्जेक्ट, फिर सब ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी, ये आपको इस तरीके लिखना है। और डॉट लगाने के बाद ये निकल आया, ये क्या चीज निकली, ये पूरे मेन ऑब्जेक्ट के अंदर सब ऑब्जेक्ट शुभम सर वाला, उसके अंदर सब्जेक्ट की वैल्यू मैथ, ये निकल के आई है। ओके, क्लियर, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। मेरे हिसाब से बहुत ही स्मूथली लेक्चर चल रहा है। कहीं किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको उस चीज का आंसर देने की, पूरा आपका डाउट क्लियर कर देने की। अभी तक ऑब्जेक्ट अपने आप में कोई ऐसा कठिन टॉपिक नहीं है, अगर आप इसको सही से टाइम दे के पढ़ रहे हो, फोकस के साथ पढ़ रहे हो। एक होता है कि आप पढ़ते जा रहे हो साथ में कोई दूसरा काम करते जा रहे हो, मोबाइल स्क्रॉल करते जा रहे हो, देन किसी चीज की गारंटी नहीं है। पर अगर आप फोकस के साथ चीजें पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, लिख क्या रहा हूँ, और समझाना क्या चाह रहा हूँ। ये तीनों चीजें जिसको समझ में आ रही होंगी वो पूरी तरीके से एक ही वीडियो के अंदर, इसी वीडियो के अंदर ऑब्जेक्ट सीख चुका होगा, ये मेरी गारंटी है। आते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसका मैं अभी तक नाम जप रहा था गलती से, एरे एरे चिल्ला रहा था, वो बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एरे क्यों बोल रहे हो सर, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या सर एरे के अंदर भी ऑब्जेक्ट बन सकते हैं? जी हाँ, अगर ये एक एरे है, यहाँ खत्म हो रहा है, तो इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। सिंपल नेम नाम से बनाया प्रॉपर्टी, तो ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सब्जेक्ट, ये आपका क्या हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, मैं डाल देता हूँ इधर, ठीक है। फिर ये दूसरा ऑब्जेक्ट इसके अंदर बना सकते हैं इसी तरीके से, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया, इसके अंदर भी सब्जेक्ट और नेम ये डाल दिया, ठीक है। ये दोनों वैल्यू इसकी आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आपकी चलती रहेंगी। तो क्लियर है, आई थिंक इसको हम लोग समझते कोड पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आते हैं वीएस स्टूडियो कोड पे। वीएस स्टूडियो कोड पे आने के बाद में हम लोग यहाँ पे इसको पूरा हटा सकते हैं। चाहता तो मैं इसी में समझा सकता, पर पूरा अगर दोबारा से लिखूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेट टीचर इन्फो, टीचर इन्फो, लेट टीचर इन्फो, एरे की पहचान क्या है, इस नॉर्मल ब्रैकेट की, ठीक है। ये नॉर्मल ब्रैकेट इस तरीके से एरे में ही बनते हैं। इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में अब ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेंगे, जितने ऑब्जेक्ट बनाने उसके तो पहले इस तरीके कर्ली ब्रैकेट बना लो कॉमा लगाते हुए। तो ये कॉमा लगाया, फिर इस तरीके से, और ध्यान दो ऊपर जिस तरीके यहाँ पे सेमीकोलन लगा है ये होना नहीं चाहिए, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, ठीक है। कॉमा लगाया, फिर ये मुझे 3 बनाने तो मैंने 3 बना लिए। अगर आपको 4-5 बनाने तो ऐसे और बनाते चलो, ओके। पहले ऐसे बना लोगे तो बहुत चीजें सरल दिखेंगी आपके लिए। अब इनके अंदर प्रॉपर्टीज डालनी, तो पहले वाला ऑब्जेक्ट ओपन किया, इसके अंदर मैंने लिखा नेम, नेम के अंदर मैंने डाल दिया वैल्यू, ये नेम क्या थी, की थी, और वैल्यू डाल दिया इस तरीके से राहुल सर। कॉमा लगाना जरूरी है, आप जितनी प्रॉपर्टी बनाएंगे उसके बीच में आपको कॉमा लगाते चलना है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में भी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैथ्स, तो ये भी स्ट्रिंग होगी, कॉमा लगेगा, ठीक है। एज, एज में नहीं लगेगा क्योंकि एज लास्ट प्रॉपर्टी है इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो ओके, एज, एज में मैं क्या करता हूँ 31 डाल देता हूँ, ठीक है, इसमें कॉमा नहीं लगेगा। ये एक ऑब्जेक्ट पूरा हो गया एक एरे के अंदर। क्या सर इसका इंडेक्स होगा? बिल्कुल, एरे के अंदर जो भी चीज आप बनाओगे आंख मूंद करके आप बोल सकते हो कि उसका इंडेक्स होगा। एरे अपने इंडेक्स के बारे में ही जाना जाता है, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो 0 इंडेक्स पे, क्योंकि पहला आपका ऑब्जेक्ट है इस एरे के अंदर, तो ये 0 इंडेक्स पे आएगा।
फिर दूसरा इंडेक्स ओपन करते हैं तो इसका क्या होगा, नंबर 1 पहला इंडेक्स, ठीक है। जिसको अभी तक एरे जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए ये चीज डाउटफुल हो सकती है कि सर आप दूसरे को पहला बोल रहे हो, पहले को 0 बोल रहे हो, ऐसा क्यों? क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो जब आप 1 2 3 4 लिखते हो तो 1 की जगह 0 आएगा, 2 की जगह 1 आएगा, 3 की जगह 2 आएगा और 4 की जगह 3 आएगा, इस तरीके चलेगा। तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। ओके, नेम में क्या होगा, शुभम सर। शुभम सर के बाद कॉमा लगेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे डाल देते हैं फिजिक्स, PHYSICS फिजिक्स, कॉमा। एज क्या है, एज मान लो मैं डाल देता हूँ 21, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टी बन गई। तीसरे आते हैं ऑब्जेक्ट पे। तीसरे ऑब्जेक्ट पे भी सेम चीज रहेगी, नेम। नेम हमारा की है, वैल्यू में मैंने डाला विनय, विनय सर। विनय सर डालने के बाद ये दबाया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में मैं डाल दूंगा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बाद एज में मैं डाल दूंगा कितना, 30 या 27, ठीक है। तो ये अब आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक एरे है टीचर इन्फो नाम से, क्योंकि इसकी पहचान आप देख सकते हो, नॉर्मल ये ब्रैकेट से। उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट 1 जिसकी इंडेक्सिंग होगी 0, फिर ये ऑब्जेक्ट 2 है जिसकी इंडेक्सिंग होगी 1, फिर ये ऑब्जेक्ट 3 जिसकी इंडेक्सिंग होगी 2, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको यहाँ पे टीचर इन्फो को कॉल करते हैं। कंट्रोल एल से क्लियर किया, टीचर इन्फो को कॉल किया। अब ये एक देख सकते हो, यहाँ से ये स्टार्ट है, यहाँ पे क्लोज है, इसके बीच में 3 ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, 1 2 3, कॉमा लगा हुआ। इसको ओपन किया, अब आप देख सकते हो इसकी इंडेक्सिंग दिख रही है। सबसे पहले देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में 0 1 2, तो 0 से इंडेक्सिंग, 1 इंडेक्सिंग, 2 इंडेक्सिंग। पहला वाला 0 पे, दूसरा वाला 1 पे, तीसरा वाला 2 पे। इसको ओपन किया तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज देख लिया इस ऑब्जेक्ट की। यहाँ पे 1 वाले ऑब्जेक्ट को क्लियर ओपन किया तो ये सारी प्रॉपर्टीज दिख गई, और 2 वाले ऑब्जेक्ट को ओपन किया तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज दिख गई। अब इसके अंदर से वैल्यू फेच करनी कैसे करेंगे, सोचने वाली बात है। आइए बताता हूँ। इसके अंदर से वैल्यू फेच करना कोई कठिन बात नहीं है, जैसे अभी तक करते थे एरे के अंदर वैसे ही करेंगे। टीचर इन्फो तो हमारे एरे का नाम है, ये लिख लिया। अब आपको इस तरीके से ब्रैकेट बनाने होते हैं। जिस भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना चाहते हो उसका इंडेक्स डाल दो। ये 0 डाला, ये किसका है, ये पहले वाले ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। ये पहले वाले ऑब्जेक्ट का इंडेक्स है, इंटर दबाया, पहला वाला ऑब्जेक्ट था राहुल सर का, आ गया। उसी तरीके से मैंने लिखा फिर से टीचर इन्फो, फिर इस तरीके से ब्रैकेट बनाया। अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूंगा तो शुभम सर वाला ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसका इंडेक्स डाला है इसलिए आ गया, ठीक है। फिर टीचर इन्फो लिखते हैं। टीचर इन्फो लिखने पर इस तरीके से फिर आपको ब्रैकेट बनाना है। मैं यहाँ पे 2 डालूंगा तो विनय सर वाला ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि मैंने उनका इंडेक्स डाला है। क्लियर कर लेते हैं। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट समझो कि जैसे ये एक एरे है, ठीक है। इस एरे के अंदर 3 ऑब्जेक्ट है। मैं चाहता हूं ये एरे का जो ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है उसकी ये वाली वैल्यू निकाल सकूं, सब्जेक्ट। तो कैसे निकलेगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले एरे है तो एरे का नाम लिखो, ठीक है। तो एरे का नाम मेरा क्या है, टीचर इन्फो, वो लिख लिया। फिर आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पर दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है इसकी वाली वैल्यू निकालना चाहते हो, तो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट का इंडेक्स क्या होगा, तो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट का इंडेक्स 1 होगा, क्योंकि पहले वाले का 0 था। तो यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दो 1, ठीक। अब क्या निकालना चाहते हो, अब आप इस सेकंड वाली प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालना चाहते हो। तो ये प्रॉपर्टी की का नाम क्या है, सब्जेक्ट, इसको बस ध्यान रखो। तो वही जैसे ऑब्जेक्ट से कोई भी वैल्यू निकालते हो वही प्रोसेस रहेगा, डॉट लगाओ और उसकी प्रॉपर्टी का नाम लिखो। सब्जेक्ट निकालना चाहते हो, सब्जेक्ट। ये सर आपका निकल के आया फिजिक्स। क्लियर। तो क्या किया, एरे लिखा, एरे के अंदर इंडेक्स डाला, इंडेक्स के बाद जो भी प्रॉपर्टी निकालना चाहते हो उसे डॉट लगा के लिख दो, निकल आएगी। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा आपको। तो ये क्या था, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। एरे के अंदर भी ऑब्जेक्ट बन सकते हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर भी एरे बन सकते हैं, मैंने दोनों चीज आपको दिखाई थी। चलो भैया क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, मैथ ऑब्जेक्ट। मैथ ऑब्जेक्ट यार बहुत बढ़िया चीज है। मैथ ऑब्जेक्ट करता है क्या है कि जब आप कोई वेबसाइट बना रहे हो और उसमें मैथ रिलेटेड कोई भी चीज आप करना चाहते हो, जैसे आप पावर, जिसको हम लोग घात पढ़ते थे, वो निकालना चाहते हो, साइन कॉस ये सब पढ़ा हुआ, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और लॉग, ये सब निकालने के लिए आपको मैथ ऑब्जेक्ट मिला है। तो उसके अंदर मेथड्स होते हैं अलग अलग टाइप की, देखो मेथड्स लिख रखे हैं मैंने, इनका यूज करके ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। पर जनरली यार हम लोग के यूज केस में नहीं आती है। ये कोई
बहुत ही अलग किस्म की कोई वेबसाइट बना रहे हो जिसमें मैथ का यूज कर रहे हो या फिर उसमें कोई फिजिक्स ज्यादा यूज हो रही है, देन वहां पे यूज होगा, नहीं तो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं मैथ के जो यूज होंगे, नहीं तो बाकी यूज नहीं होते हैं। तो वो जो कुछ जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं वो ये मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, इनको समझ लोगे तो मैथ ऑब्जेक्ट में सारी चीजें लगभग समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये मेथड्स आपको मैं बता दूंगा। ये क्या लिखा है प्रॉपर्टीज, तो पढ़ा होगा यार, फिजिक्स और मैथ के अंदर कुछ चीजें कांस्टेंट होती है, जैसे पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये ई भी एक अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो इनको पहले से ही यहाँ पर इन्होंने लिख के दे दिया है, अगर आपको बार बार यूज करना है तो आपको खुद से लिखने की जरूरत नहीं है कि वेरिएबल बना रहे हो, वैल्यू डाल रहे हो, फिर उसको यूज करो, ऐसा नहीं, डायरेक्ट मैथ डॉट पी आई यूज करो, हो जाएगा। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ उसके बारे में। सबसे पहले कंट्रोल एल करते हैं, मैथ, एंटर दबाया, ये मैथ ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर जितनी चीजें थी वो सब आ गई। जैसे ई की वैल्यू क्या है वो आ गई, और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो वो देखो आ गई पूरी। ओके उसके बाद में जितने मेथड्स होते हैं, जैसे सेल मेथड अभी आपको पढ़ाऊंगा, ये दिख गया, ठीक है। उसके बाद में और जितने भी मेथड यूज किए जाते हैं, लॉग निकालने के लिए जैसे ये वाला मेथड यूज किया जाता है, ये हो गया, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैक्स से यूज कर सकते हो, मिनिमम निकालने के लिए मिन वाले मेथड का यूज कर सकते हो, पावर निकालने के लिए पावर मेथड का यूज कर सकते हो, रैंडम सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वो मैं आपको इंडेक्स में पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे हैं, बहुत सारे, पर मेन जो है वो ये है, ठीक है। यहाँ पे स्लाइड में जो मैंने बना रखे हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ये उसमें भी यार ये पहला वाला बहुत कम यूज होगा, बाकी आप पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। कंट्रोल एल से इसको क्लियर करते हैं, मैथ, और पहले वाले का नाम था आपका एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के यूज होता है, तो एबीएस। इसमें क्या है, इसमें कोई भी आप वैल्यू डालोगे वो आपको पॉजिटिव वैल्यू में निकाल के देगा। आप कोई इंटीजर डालते हो निगेटिव तो भी पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव डालते हो तो भी पॉजिटिव मिलेगा। जैसे मैंने 6 सिंपल डाला, ठीक है, तो 6 डालने पे कुछ मुझे क्या मिला, 6 ही मिला। फिर अगर मैं यहाँ पे मैथ डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहा हूँ -6 की, ठीक है, तो भी ये हमको क्या करेगा, पॉजिटिव ही ला के देगा, ठीक है। तो हर हालत में आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। सिंपल इतना खेल होता है, अभी के लिए इतना ही समझो, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा मैं समझाना चाहूंगा यहाँ पे। जैसे ये पावर है, पावर निकालने के लिए वैसे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि डबल स्टार करके आप जब कोई ऑपरेटर लिखते हो, ए डबल स्टार बी, जैसे 2 स्टार स्टार 3, तो आप इसकी पावर निकाल सकते हो, ठीक है, 2 की पावर 3। तो इसको करके देखते हैं, क्लियर कर दिया इसको कंट्रोल एल से क्लियर करा। पावर, मैथ डॉट पावर, तो आपको कैपिटल में MATH डॉट POW करना है, और मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ 2 की पावर 3, तो 2,3 आपको लिखना होगा। जैसे 2 की पावर 3 निकालना चाहते हो तो 2,3 लिख दो, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आपका पावर निकल आई, ठीक है। तो आप ऐसे कितनी भी बड़ी वैल्यू की पावर निकाल सकते हो मैथ डॉट POW का यूज करके। इसी चीज को अगर आप कॉपी करके ऐसे, जैसे यहाँ कॉपी कर लिया, कंसोल डॉट लॉग में डाल देते हो यहाँ पे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर अगर ये डाल दिया और ये सेमीकोलन बस बाहर लगा दिया, तो यहाँ पे आ जाएगी डायरेक्ट। ओके, तो ये यहाँ पे आ चुकी है। आई होप आपको क्लियर होगा। उसके बाद कुछ वैल्यू है उनको समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैथ डॉट पावर तो आपको समझ में आ गया। मैथ डॉट फ्लोर, इसके बारे में थोड़ा समझाता हूँ अच्छे से, ये क्लियर कर देता हूँ। मैथ डॉट फ्लोर का मतलब समझो कि अगर कोई वैल्यू आपको दी गई है इस तरीके से 4.999999, ठीक है, तो या तो ये वैल्यू आप 5 कन्वर्ट कर दो पूरी, इनको हटा दो डेसिमल्स को, ठीक है, या तो इसको 4 ही रहने दो, इनको हटा दो। एक चीज हो सकती है, ठीक है। अगर आप इसको किसमें कन्वर्ट करना चाहते हो, इंटीजर में। इंटीजर मतलब होता है होल वैल्यू जिसमें डेसिमल वैल्यू ना हो। तो अभी ये फ्लोटिंग वैल्यू है जिसमें डेसिमल से अगर आप डेसिमल हटाना चाहते हो तो या तो ये 5 में कन्वर्ट हो जाएगा या ये 4 में कन्वर्ट होगा। तो फ्लोर क्या करता है, ये हमेशा कम में कन्वर्ट करता है। तो ये नहीं करेगा कि 4.999 लिखा है तो आप इसको 5 में कर दो, ये नहीं करेगा। ये हमेशा लेके चलता है नियरेस्ट मतलब सबसे पास में, लोवेस्ट मतलब कम, जो कम होगा उसमें, लोवेस्ट किसमें लेके चलेगा, इंटीजर में। ओके, तो ये क्या है, ये सबसे कम है, ठीक है, सबसे पास में है। तो ये सारे डेसिमल्स को इधर को हटाएगा और सिर्फ आपको 4 लाके दे देगा। क्या लाके दे देगा, आपको 4 लाके दे देगा। तो
तो कोई सिंपल पूछे तो आप बता सकते हो कि इसका काम ये होता है कि ये डेसिमल्स को हटा देता है और जो लोवेस्ट इंटीजर होगा, मतलब इसको हटाने के बाद जो सबसे कम होगा वो लाकर दे देगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे आते हैं, यहां पे यूज करते हैं मैथ, MATH मैथ डॉट फ्लोर। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 4.99999999, ठीक है। करने के बाद मैंने एंटर दबाया तो देखो इसने 4 दे दिया। ठीक, यही चीज़ मैं यहाँ पे 5 के साथ करके दिखा सकता हूँ आपको। 5 के साथ किया तो 5 दे दिया। ओके, अब अगर मैं यही चीज़ करना चाहता हूँ माइनस की वैल्यू के साथ, तो देखिएगा क्या होता है। तो माइनस वैल्यू के साथ सबसे पहले मैं कंप्लीट वैल्यू जो होगी उसके साथ दिखाता हूँ। यहाँ पे -4, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे डेसिमल नहीं रखूंगा, तो ये क्या करेगा, आपको वही वैल्यू ला के देगा जो है। बट अगर आप क्या करते हो, यहाँ पर -4.999999 ला के दे देते हो, एंटर दबाते हो तो -5 आ गया। तो आप एक क्वेश्चन तुरंत मेरे से पूछोगे, अगर लॉजिक नहीं लगाओगे कि सर आपने तो कहा था ये लोवेस्ट वैल्यू ला के देता है कम, तो यहां तो इसने -5 ला के दे दिए, ज्यादा बड़ी है। अगर आप ये क्वेश्चन मेरे से कर भी रहे हो कि यहाँ पे -4.999 लिखा तो इसको कम वैल्यू ला के देनी चाहिए, इसने ज्यादा क्यों दे दी, तो बहुत गलत क्वेश्चन है। क्योंकि जब भी आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो जितनी बड़ी वैल्यू होगी माइनस की वो उतनी ही कम है। जैसे -4 हमेशा बड़ा होता है -5 से, क्योंकि -4 बड़ी वैल्यू है, ठीक है। उसमें अभी -4 क्या कम, मतलब जब आप निगेटिव वैल्यू की बात कर रहे हो तो जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी ज्यादा ही निगेटिव होगी। माइनस का 100 माइनस की 2 से अपेक्षा बहुत छोटा है, माइनस का 2 कम छोटा है, -100 ज्यादा छोटा है। वही यहाँ पे ये चीज कर रहा है कि -4.999 क्या है, बड़ा है किससे, -5 से, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमेशा कम वैल्यू ला के देता है। तो इसने क्या किया, इसने 5 में कन्वर्ट कर दिया। 5 में इसलिए कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ये -5 ज्यादा कम है, ये ज्यादा लोवेस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमेशा लोवेस्ट वैल्यू की तरफ जाता है। ये मैंने बताने के लिए इस चीज का यूज किया था, और आप इस पर समझना। नहीं अगर कहीं किसी को समझ में आ रहा है तो वाली चार्ट देख लेना जाके, छोटे बच्चों की किताब मांग के। कौन सा चार्ट देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से जो होता नहीं है, यहाँ पे 0 होता है, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, फिर यहाँ -1, ठीक है, -2 -3। इसमें देखो कि -1 क्या है, 0 के सबसे पास में है तो ये कम निगेटिव है, पर -3 ज्यादा निगेटिव। जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी ज्यादा छोटी होगी, और यहाँ जितनी कम संख्या होगी उतनी ही पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव तो नहीं बोल सकते पर उतनी बड़ी होगी, ठीक है। ओके, यहां तक समझ में आया सभी लोगों को कि मैथ डॉट फ्लोर करता क्या। मैथ डॉट फ्लोर डेसिमल्स तो हटाता है, पर डेसिमल्स किस हिसाब से हटाता है, जो सबसे कम होगा उस हिसाब से, ठीक है। लोवेस्ट की तरफ जाएगा, ना कि हाईएस्ट की तरफ। जो लोवेस्ट होगा, नियरेस्ट होगा, उस इंटीजर को लाके देगा। तो अगर आप पॉजिटिव की बात कर रहे हो, पॉजिटिव नंबर्स में हमेशा ये क्या करेगा, अगर 4.999 लिखा है तो 4 लाकर दे देगा। पर अगर आप माइनस में 4.999 लिख दोगे तो वो 5 लाकर देगा, क्योंकि 5 ज्यादा लोवेस्ट होता है 4.999 की अपेक्षा। ओके, अब मैथ डॉट सील क्या है। मैथ डॉट सील इसका बिल्कुल अपोजिट है। जैसे अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, नाम में भी थोड़ा सा आपको अपोजिट दिखता है। फ्लोर मतलब जमीन, ठीक है, नीचे का हिस्सा, और सील हमेशा ऊपर, कहते हैं सीलिंग फैन, तो सील मतलब छत। तो ये हमेशा क्या करता है, ये हमेशा हाईएस्ट वैल्यू की तरफ जाता है। काम वही है, जैसे फ्लोर कर रहा है वैसे सील कर रहा है, सेम चीज वही कर रहा है। पर थोड़ा सा बस डिफरेंस ये हो जाता है कि वो लोवेस्ट की तरफ जाता है, ये हाईएस्ट की तरफ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लोवेस्ट हटा के हाईएस्ट लिख देंगे, ठीक है, हाईएस्ट। ये क्या करेगा, 4.999 को किस में कन्वर्ट करेगा, 5 में कन्वर्ट करेगा, ना कि 4 में। और अगर माइनस का 4.999 है तब ये 5 में कन्वर्ट नहीं करेगा, तब ये माइनस का 4.99 नहीं रखेगा, या फिर 4 में कन्वर्ट करेगा। 999 नहीं रखेगा, 4 में कर देगा, क्योंकि ये बड़ा होता है। -4 हमेशा -5 से बड़ा होगा, क्योंकि -5 ज्यादा निगेटिव है और -4 कम निगेटिव है। तो ये लोवेस्ट भैया कि ये लोवेस्ट हुआ, तो लोवेस्ट ये भैया। तो मैथ डॉट सील किसको देगा, हाईएस्ट को देगा या लोवेस्ट को देगा, तो हमेशा लोवेस्ट को नहीं देगा, हमेशा हाईएस्ट को देगा। तो -4 देगा निगेटिव में, ठीक है। तो आइए इसको भी चेकअप करते हैं। आखिर इसमें डॉक्टरी हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसका चेकअप तो करना जरूरी है ना। मैथ डॉट सील, CIL सील, ठीक है। अब इसमें क्या करना है,
सबसे पहले मैं डालता हूँ 4.99 ही डाल के दिखाता हूँ, जो हम लोगों ने उसमें डाला था। 4.999 किया तो ये हाईएस्ट वैल्यू की तरफ भागेगा। देखो इसने 5 ला के दिया। पर अगर सेम चीज़ हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव वैल्यू के साथ कर देते हैं, सिर्फ यहाँ क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। तो अब ये क्या कर रहा है, माइनस का 4 ला के दे रहा है, ना कि 5। क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट वैल्यू देगा और -4 -5 से बड़ा होता है। -4 -5 से बड़ा होता है, क्योंकि -5 ज़्यादा लोएस्ट है एज कंपेयर टू -4। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। तो फ्लोर क्या करता है, फ्लोर हमेशा कम वैल्यू ला के देता है ये डेसिमल हटाने के बाद में। और सील क्या करता है, सील हमेशा ज़्यादा वैल्यू ला के देता है डेसिमल हटाने के बाद में। ठीक है, अब आते हैं लास्ट कौन सा बचा है, मैथ डॉट रैंडम। इसके बारे में तो पहले थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, फिर इन डेप्थ में ले चलता हूँ, क्योंकि अपने आप में बहुत उम्दा टॉपिक है। कंट्रोल एल से क्लियर किया और एक सेकंड में यहाँ पे ये देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग सही से चल रही है। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। अब आते हैं फटाक से। सबसे पहले मैथ डॉट रैंडम लिखा, तो मैथ डॉट रैंडम की पहचान ये है कि जब भी आप इसको कॉल करते हो इस तरीके, तो ये एक वैल्यू ला के देता है और ये हमेशा सर रैंडम वैल्यू ला के देगा, ये वैल्यू कभी रिपीट नहीं होगी। फिर से मैं करता हूँ, देखो शुरुआत में ही थोड़ा थोड़ा आपको बदला बदला दिख रहा है, यहाँ 97 था, यहाँ 98 है, यहाँ 78 था, तो यहाँ पे 79 है, इस तरीके से वैल्यू बदल जाती है। तो ये हमेशा रैंडम वैल्यू ला के देता है। ठीक है, तो इसकी खासियत क्या है, ये रैंडम वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच लाके दे रहा है उसको थोड़ा समझते हैं। जब आप मैथ डॉट रैंडम को कॉल करते हो तो ये 0 से लेकर 1 तक के बीच, मतलब 1 नहीं लाके देगा, 0 से लेकर आप बोल सकते हो 0.9 के बीच तक ये वैल्यू लाके देता है, कभी भी 1 नहीं देगा। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू होगी पर वो 0 से 0.9 के बीच होगी, 1 नहीं देगा। ओके, तो मैथ डॉट रैंडम को हमेशा हम लोग किस वे में यूज करते हैं, जब हमको रैंडम वैल्यूज की जरूरत होती है तब। ओके, तो इसमें हम लोग स्लाइड्स पे आ गए। इसी पे हम लोग एक नया क्वेश्चन बनता है, जनरेट रैंडम इंटीजर फ्रॉम 1 to 10। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 से लेकर 10 तक के बीच में हमको कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट कराना है। वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, या 10 भी हो सकता है, या 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी 1 से 10 के बीच में हमको कोई रैंडम नंबर जनरेट कराना है, इस तरीके का प्रोग्राम बनाना है। तो कैसे बनेगा, आइए समझते हैं। मैथ डॉट रैंडम ही यूज होगा, पर किस तरीके यूज होगा ये समझो। सबसे पहले मैथ डॉट रैंडम फर्स्ट स्टेप है। इसमें जब आप इसको कॉल कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि ये रैंडम वैल्यू ला के दे रहा है 0 से 1 के बीच में, 1 नहीं ला के दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैथ डॉट रैंडम को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई करा देते हैं, मतलब गुणा करा देते हैं 10 से। तो मल्टीप्लाई कराने पर 10 से अब क्या होगा कि ये हमेशा 0 से 9 के बीच में वैल्यू ला के देगा। ठीक है, ये देखो 9, मैं हमेशा इसकी वैल्यू को जब भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तब ये 3 ला के दिया। ठीक है, अलग अलग वैल्यू ला के 2 ला के दिया, फिर ये देखो फिर 3 ला के दिया, फिर ये 6 ला के दिया। ओके, तो ये अब हमारे हिसाब से बन तो गया, पर इसमें एक डाउट ये समझो कि अभी भी ये फ्लोटिंग वैल्यू, जो ये डेसिमल वैल्यू ये आ रही है, मुझे सिर्फ सिंपल इंटीजर चाहिए, 1 2 3 4 5 ऐसे, ये ऐसा फ्लोटिंग वैल्यू जो डेसिमल में आ रही है ये नहीं चाहिए। तो ये कैसे हटेगी, जस्ट अगर आप 1 मिनट 2 मिनट पीछे जाते हो वीडियो को, तो आपको मैंने पढ़ाया था, यहाँ पर क्या पढ़ाया था, ये देखिए मैथ डॉट फ्लोर और मैथ डॉट सील। तो इसमें हमको क्या चाहिए, फ्लोर, क्योंकि हमको नियरेस्ट लोवेस्ट की तरफ जाना है, तो ये वैल्यू की तरफ जाना है। अगर इसी को आप बढ़ा दोगे तो 7 हो जाएगा, पर हमको लोवेस्ट की तरफ जाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरा जो आपने ये मैथ डॉट रैंडम इंटू 10 लिखा है, इसको क्या करते हो, मैथ डॉट फ्लोर लिखने पर इसके अंदर वो पूरा डाल देते हो उठा के इस तरीके से। ठीक है, क्या डाल देते हो, ओके, मैथ डॉट पाव, नेक्स्ट मेरा पाव नहीं था, मैं यहाँ पे रैंडम था, तो इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैथ डॉट रैंडम इंटू 10, इसको डाल दिया। ठीक है, तो समझो मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा, वो डेसिमल वैल्यू को हटाकर लेफ्ट साइड में जो लोवेस्ट वैल्यू होगी उसको लाके देगा। मैथ डॉट रैंडम क्या करेगा, एक रैंडम नंबर लाके देगा 0 से 0.9 तक का, मतलब 1 से अंदर अंदर, इंटू 10 कर दोगे तो वही नंबर, जब जैसे मान लो 2 आया तो 2 को आप, मतलब 2 लाने के लिए क्या करोगे, 0 पॉइंट कोई भी नंबर आया उसको 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 में भी आ सकता है, 1 में भी आ सकता है। तो 0.2 अगर आया है इंटू 10 कर दोगे तो वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। 0.1 है तो वो उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 में कन्वर्ट, मतलब यहाँ पे मतलब अपने हिसाब से एक कंप्लीट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि मैथ डॉट रैंडम पूरा कंप्लीट नंबर लाके नहीं दे रहा है, वो डेसिमल्स में लाके दे रहा है,
और कंप्लीट नंबर कब बन रहा है, जब उससे इंटू 10 हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक के लिए इतना सिर्फ समझ के चलो। अब देखो 7 आया, ठीक है, फिर एक बार मैंने किया 7 आया, फिर एक बार किया 5 आया, इस तरीके से अलग अलग वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, ये देखो इस तरीके से अलग अलग वैल्यू आ रही है अपने अपने हिसाब से। देखो रैंडम वैल्यू आएगी, 5 के बाद 9 आया, 9 के बाद 8 आया, 8 के बाद फिर 8 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 3 आ गया। पर अभी भी एक लोचा है इसके अंदर, ध्यान दो। जब सिर्फ मैथ डॉट रैंडम को कॉल करते हैं तो 0 से लेकर 0.9 तक जाता है, 1 तक कभी नहीं जाता है। ठीक है, तो वो कभी भी मल्टीप्लाई जब 1 इंटू 10 होगा ही नहीं तो 10 आएगा नहीं। 0.9 तक इंटू 10 करा दोगे तो वाई 9 ही बन जाएगा, हाँ या ना। मेरा कहने मतलब क्या है, 0.1 से इंटू 10 करा दोगे तो वो क्या बनेगा, आप खुद सोचो ना, 1 बनेगा। ठीक है, बट आप ये कह रहे हो कि मुझे 1 से 10 तक चाहिए, तो 1 से 10 तक कैसे आएगा। 1 से 10 से आने के लिए कंडीशन यही बनती है कि आप जब 1 आएगा रैंडम के अंदर तभी आप इंटू 10 करा के 10 लेके आ सकते हो, नहीं तो 0.1 अगर आ रहा है और 0.1 इंटू 10 कराओगे तो हमेशा 1 आएगा। ओके, तो हमें चाहिए कि रैंडम अभी क्या कर रहा है, 0 से लेकर 9 तक के इंटीजर्स दे रहा है, हमें चाहिए कि ये 1 से लेकर 10 तक का दे। तो इसके लिए लास्ट में एक चीज और करनी होगी, अपने हिसाब से इसमें प्लस करना होगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू लिख रहे हो इसको लिखो और लास्ट में +1 कर दो। तो +1 करने से क्या होगा कि जो एक की कमी हो रही थी वो यहां से मिल जाएगी। अब ये 10 आएगा, मैं आपको दिखाता हूं, अब ये 10 आएगा। ठीक है, देखो 4 5 5 10 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये 1 से लेकर 10 के बीच में जाएगा। ठीक है, पहले क्या था, 0 से 10 के बीच में जा रहा था। मैं एक बार इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए इसको क्लियर कर देता हूं। देखो जब कोई वैल्यू 0 से लेकर 0.9 तक जा रही है, ठीक है, तो स्टार्टिंग होती है 0.1 से। अब 0.1 किसने दिया, मैथ डॉट रैंडम ने। मैथ डॉट रैंडम में हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटू 10 करा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो वैल्यू आई 0.1 ये मैथ डॉट रैंडम से आई है। अब इंटू 10 करा देंगे तो आप बताओ क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, वैसे 0.2 से कराओगे 10 तो भैया 2 आ जाएगा। पर जब तक ये इस साइड में 1 नहीं आएगा तब तक इंटू 10 कराने पर तब तक 10 मिलेगा नहीं। तो हमको क्या चाहिए, 1 इस साइड में। तो हम कहते हैं कि अगर 0.9 तक भी आ रहा है, 0.9 आया इंटू 10 हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 आ जाएगा। हम लोग लास्ट में +1 एडिशनली अपनी तरफ से डाल दे रहे हैं। ये देखो यहाँ पे, ये देखो +1 एडिशनली डाल दे रहे हैं। तो 10 आने की क्या कंडीशन बनेगी, मैथ डॉट रैंडम क्या देगा, 0.9, फिर 0.9 इंटू 10 होगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। फिर +1 जो हो जाएगा तो +1 9 +1 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बना रहे हैं प्रोग्राम। तो 0.9 किसकी मदद से आया, मैथ डॉट रैंडम की मदद से आया। इंटू 10 हम लोग ने पहले किया तो 0.9 इंटू 10 किस में कन्वर्ट होगा, 9 में। और फिर 9 में लास्ट में +1 हम लोग फिर कर दे रहे हैं तो +1 किस में हो जाएगा, 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो जब यहाँ पे 0 आएगा तो मान लो मैथ डॉट रैंडम 0 से लेकर 0.9 तक जाता है। तो जब यहाँ पर 0 आएगा तो 0 इंटू 10 हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा, 0 इंटू 10 मतलब 0। ठीक है, पर लास्ट में +1 हो जाएगा तो 1 से स्टार्टिंग होगी। तो अब ये प्रोग्राम जो हम लोग ने बना रखा है, ये प्रोग्राम क्या कहता है कि कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, हमेशा किससे स्टार्टिंग होगी, 1 से स्टार्टिंग होगी और 10 तक ये जाएगा। क्लियर, ओके, इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग बना सकते हैं। अब इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि यहां पर जनरेट अ रैंडम नंबर बिटवीन 1 to 100। तो रैंडम नंबर आपको जनरेट करने 1 से लेकर 100 तक। ओके, अब ये 1 to 100 वाला सॉल्व करने के लिए मेरे हिसाब से तो आपको करना चाहिए, पर यार फिर भी मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं छोड़ दूं और आप लोग आलस के मारे कह दो ना भैया हाथ खड़े कर लो, तो लगे हाथ करते चलो। वही चीज है कि 1 to 100, अब 1 to 10 करा रहे थे तो क्या कर रहे थे, इंटू 10 कर रहे थे। और 1 to 100 कराना है तो बस छोटा सा हमको चेंजमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे इंटू 10 कर रहे हो तो वो 10 तक प्रिंट होगा, इंटू 5 करोगे तो 5 तक होगा। आप जितनी वैल्यू यहाँ पर डालोगे उतने तक जाएगा। किससे, क्योंकि एक डाले हो तो एक हमेशा स्टार्टिंग वैल्यू होती है कि स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से लेकर। अब आप यहाँ पे 10 डाल दोगे तो 10 तक जाएगा, 5 डाल दोगे तो 5 तक जाएगा, 50 डाल दोगे 50 तक जाएगा, 100 डाल दोगे तो 100 तक जाएगा। तो यहाँ वाली वैल्यू डिसाइड करती है कि जाएगा कहां तक, और यहाँ वैल्यू हमेशा डिसाइड करती है कि स्टार्ट कहां से होगा। तो ये हमेशा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। आइए इसके अंदर एक 0 बढ़ा देते हैं, इंटर दबा दिया,
लो भैया, अब 1 से 100 के बीच की वैल्यू जनरेट होगी हर बार। इस बार 72 हुआ, फिर 55 हुआ, 65, 23, 19, 1, 73, 21, 97, 16, 86, 84, 20, 48, ठीक है, और फिर 10 लास्ट में। तो ये 1 to 100 के बीच में वैल्यू है। आई होप ये चीज़ अच्छी लगी होगी आप लोगों को। चलिए सर, ये गेम गेसिंग गेम खेलते हैं, अभी आपने देख लिया, हम समझ गए। आपको लग रहा होगा कि सर फटाफट से वाला गेम बनवाओ, बनवाते हैं, पर एक चीज़ और करते हैं। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। जनरेट अ रैंडम नंबर बिटवीन 31 to 35। ठीक, अब ये कह क्या रहा है? अभी तक ऊपर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जाना कहाँ तक, स्टार्टिंग तो दे रहा था, स्टार्टिंग ये बता दे रहा है कि 1 से, और जाना कहाँ तक है 100 तक। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये बता रहा है कि 31 से लेकर जाना है 35 तक। ठीक, तो मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे अगर आपको अब ये वाला, जैसे ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या चेंज करोगे? इस वाली पूरी जो इक्वेशन है, ये जो पूरा फार्मूला बन रहा है, इसके अंदर चेंजमेंट क्या लाओगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, वो ये लाइन बताती है। स्टार्टिंग कहाँ से करनी है हम लोग को? 31 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 31 लिख देते हैं, तो 31 से स्टार्ट होगा। जाना कहाँ तक है, तो जाना कहाँ तक है वो ये डिसाइड करेगा। अब 10 कर रहे हो तो 31 से, ठीक है, 10 तक जाएगा, मतलब आपका 40 तक चला जाएगा, पर हमको जाना है सिर्फ 35 तक, तो इंटू 5 करते हैं यहाँ पर। अब क्या होगा? 31 से लेकर 35 तक के बीच में कोई भी रैंडम इंटीजर नंबर आएगा। इंटर दबाया, 33 आया, फिर आया 32, 35, 35, 35, 31, 32, 33, और ये आपके कंट्रोल में नहीं है, रैंडमली नंबर आ रहा है। ओके, तो ये मेथड था आपके ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट के थ्रू ये मेथड बना हुआ था, पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं, बस हमको अपने हिसाब से इनको चलाना होता है। मैथ डॉट रैंडम सिर्फ इतना जो है, ये क्या करता है, ये सर आपको लाके देता है कि रैंडम वैल्यू 0 से लेकर 0.9 तक। ठीक है, 1 लाके कभी भी नहीं देगा। फिर हम लोग ये जो यहाँ पर ऐड करते हैं, ये क्या करता है, उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके कंप्लीट वैल्यू में कन्वर्ट करता है। जैसे अगर हमने 5 कर दिया, तो ये हमेशा क्या होगा, 0 से लेकर 5 तक, 5 भी नहीं बोलोगे, 4 तक आएगा। ठीक है, पर जब आप यहां पर कुछ ऐड कर देते हो, तो वो क्या करेगा, स्टार्टिंग को डिसाइड करेगा। अगर यहाँ पर सिर्फ आप 1 ऐड कर देते हो, तो जो 0 से लेकर 4 तक जा रहा था, अब क्या होगा, 1 से लेकर 5 तक जाएगा, क्योंकि 0 की बजाय यहां पर आपने 1 डाल दिया है, तो 1 हो जाएगा, और फिर 1 इंटू 5 करोगे तो 5 तक जाएगा। ठीक है, ये हमेशा स्टार्टिंग वैल्यू डिसाइड करता है, और ये हमेशा एंडिंग वैल्यू डिसाइड करता है। ओके, क्लियर? चलिए सर, अब क्या करना है, इतना तो क्लियर है। हम लोग आते हैं, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। गेसिंग गेम, गेसिंग गेम क्या है, कैसे बनेगा, आइए समझते हैं। इसमें सबसे पहले कहा क्या जा रहा है वो देखो। कहा यह जा रहा है कि यूजर क्या करेगा, एक नंबर इंटर करेगा, मैक्सिमम नंबर। मान लो यूजर ने 10 दे दिया, ठीक है, देन ट्राई टू गेस अ रैंडम जनरेटेड नंबर। अब जैसे हमने 10 दिया, किसको, रैंडम को, कि रैंडम को बताया कि तुमको 1 से लेकर 10 तक के बीच में नंबर जनरेट करना है। कुछ नहीं, ये सिंपल वाला फार्मूला है जो यहाँ पर बताया था, ये पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यूजर कुछ भी नंबर दे सकता है। वो 10 देगा तो 10 तक जनरेट होगा, 100 देगा तो 1 से लेकर 100 तक जनरेट होगा, 1000 देगा तो 1 से लेकर 1000 तक जनरेट होगा, कोई भी रैंडम नंबर। ठीक है, तो अगर यूजर ने, मैं मान के चलता हूँ 10 दिया है, तो कोई भी 1 से लेकर 10 के बीच में रैंडम नंबर जनरेट हुआ, मान लो वो जनरेट हुआ 7। ठीक है, तो अब यूजर को हर बार गेस करना होगा कि क्या नंबर आया है। तो हो सकता है यूजर 4 देगा, तो हम लोग चेक करेंगे कि 4 क्या इसके बराबर है, 7 बराबर नहीं है। फिर वो हो सकता है 5 दे दे, तो फिर हम लोग देखेंगे नहीं, 5 भी नहीं है। 3 देगा तो 3 भी नहीं है। फिर वो हो सकता है 7 दे दे, तो 7 है, 7 मैच कर जाएगा, हम लोग कह देंगे यू वॉन, आप जीत गए। ठीक है, तो ये हम लोग बना रहे हैं कि रैंडम नंबर जो आएगा जनरेट होके, हम लोग उसका अंदाजा लगवाएंगे। क्लियर? किसी को इसमें डाउट है? नहीं है। तो हम लोग को करना क्या होगा, एक प्रोग्राम बनाना होगा जिसमें हम लोग यूजर से वैल्यू ले रहे होंगे। तो सिंपल, सबसे पहले हम लोग एक मैक्सिमम नाम से वेरिएबल बनाएंगे, और वैल्यू किसी के थ्रू ली जाती है, प्रॉम्प्ट के थ्रू ली जाती है। मैंने आपको पढ़ा रखा है, प्रॉम्प्ट आपका मेथड होता है जो हमको ये सर्विस देता है कि हम लोग यूजर से कोई भी वैल्यू कलेक्ट कर सकते हैं। अब यूजर ने जो वैल्यू दी, मान लो यहाँ पे, यहाँ से निकल के आई 10, तो मैक्सिमम के अंदर 10 आ गया। ठीक है, अब जो हम लोग यहाँ पर ध्यान दो कि इनटू कर रहे थे, जब हम लोग को 1 से लेकर 10 तक का कराना था, तो 1 से 10 तक के कराने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर इंटू 10 कर रहे थे। तो अब यहाँ पर 10 की जगह मैक्सिमम लिख देंगे, मैक्सिमम वेरिएबल में जो भी वैल्यू आएगी वो इंटू होगी। ठीक है, तो यहाँ से मान लो मैक्सिमम मिल जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक के बीच का नंबर लाना है। अगर यूजर 100 देगा तो 1 से 100 के बीच का रैंडम नंबर मिलेगा, 10 देगा तो 10 मिलेगा। ठीक है,
उसके बाद में हम लोग प्रॉम्प्ट के थ्रू ही बार बार गेस करेंगे नंबर, वो जो नंबर देता जाएगा वो हम लोग गेस करते जाएंगे कि आखिर में भैया आप नंबर दे क्या रहे हो। ठीक है, ये चीज हमको गेस करनी है। चलिए आते हैं फटाफट से, और उसको हम लोग इफ एल्स के थ्रू चेक कराते रहेंगे। इफ एल्स के थ्रू कि ये नंबर जो दिया जा रहा है वो चेक करो कि आपका जो रैंडम नंबर है उसके बराबर है या नहीं है। अगर नहीं है तो दोबारा से चलेगा, और लगातार चलता कैसे रहेगा, मान लो कोई भी चीज एक बार चल गई फिर रुक जानी चाहिए, तो हम लोग वाइल लूप डाल देंगे। ठीक है, वाइल लूप के अंदर डाल देंगे, और जब तक वाइल लूप ब्रेक नहीं करेगा तब तक वो चलता रहेगा। ठीक है, कंटिन्यू। चलिए इस पे आते हैं फटाफट से। तो बहुत सिंपल प्रोग्राम बनेगा, कुछ खास है नहीं, पर मज़ा बहुत आएगा, ये मैं बोल सकता हूँ। लेट के बाद मैक्सिमम करके, मैक्सिमम से हम लोग यूज़र से ले लेते हैं PORNT प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में हम लोग पहले एक मैसेज भी डाल सकते हैं कि यूज़र को क्या दिखाना है। तो हमने कहा एंटर द मैक्सिमम, या फिर मैक्स लिख दें, एंटर द मैक्स नंबर, क्योंकि वहाँ पे सो भी उसी हिसाब से होगा ना लेंथ में, तो एंटर द मैक्स नंबर। अब यहाँ पे हम लोग console.log कराते हैं, console.log करा लेते हैं किसको, मैक्स को, console.log मैक्स। ठीक है, MAXE मैक्स। और इसको कराने के बाद यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद देखो यहाँ पे अब यूज़र को शो हुआ कि क्या दिखाना है। तो हम लोग ने कहा कि यहाँ पर सबसे पहले 5 दिया। ठीक है, 5 देने के बाद ओके दबाया, तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, अब आया इंटर द मैक्सिमम नंबर। फर्स्ट टाइम में अगर कोई भी चीज़ आ रही है तो उसको काट कर रिफ्रेश कर लेना पेज को, इंटर द मैक्सिमम नंबर। ठीक है, अब मैक्सिमम में मान लो किसी ने 6 डाला तो कंसोल पे 6 प्रिंट हो गया, फिर रिफ्रेश करेंगे, फिर ये आया, फिर मैंने कहा 8, तो 8 आया, तो ये यहाँ पर 8 प्रिंट हो गया। तो अब इस मैक्सिमम का यूज़ करना है हम लोग को रैंडम नंबर को प्रिंट कराने के लिए, सॉरी रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए, कि कितने से कितने के बीच जनरेट करना है वो इससे डिसाइड होगा। तो हम लोग को क्या करना है, एक कॉन्स्ट रैंडम नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, रैंडम, तो इक्वल का निशान लगाया। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, रैंडम मैथ.रैंडम को कॉल करना है। तो मैथ में हमेशा M कैपिटल रहेगा, मैथ.रैंडम। ठीक है, इसको कॉल किया। अब यहाँ पे जो भी रैंडम वैल्यू आएगी वो 0 से लेकर 0.9 तक आएगी। ठीक है, उसको हम लोग को इनटू कराना है मैक्सिमम के साथ। मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम जो यूजर देगा वो 10 देगा तो 1 से लेकर 10 तक आ जाएगा, 100 देगा तो 1 से लेकर 100 तक का आएगा, क्या, रैंडम नंबर कोई भी। ठीक है, तो अभी जब कोई भी नंबर दे रहा है, मान लो मैं मान के चलता हूँ मैक्सिमम की वैल्यू है 10, तो अभी सिर्फ इतना जो हम लोग ने लिखा है इससे क्या होगा, 0 से लेकर 9 तक का आएगा, 10वां नहीं आएगा। ठीक है, वो भी डेसिमल्स के साथ आएगा, क्योंकि अभी डेसिमल्स हटाया नहीं गया है। तो डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको यहां से इतना उठाओ ऐसे, और मैथ.फ्लोर को लेकर आओ, मैथ.फ्लोर को। ठीक है, ये जरूरी है। अब इसके अंदर जो वहां से कट किया था उसको यहाँ पे डाल दो, क्या डाला, मैथ.रैंडम इनटू मैक्सिमम। मैक्सिमम वो वैल्यू जो यूजर चाहता है जहां तक हमारा नंबर जनरेट हो, किस नंबर से किस नंबर के बीच में नंबर जनरेट हो। ठीक है, वो जनरेट हो जाएगा इसकी मदद से। मान लो यहाँ पे मैक्स की वैल्यू है 10, तो 0 से लेकर 9 तक का नंबर जनरेट हो जाएगा। और डेसिमल को कौन हटा देगा, ये मैथ.फ्लोर। मैथ.फ्लोर ये करता है कि लास्ट से आपके जो भी डेसिमल्स वैल्यू होंगे उनको हटाकर लोवेस्ट वैल्यू दे देगा। अब क्या है, 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू आ रही है, पर हमको जो 1 से लेकर 10 तक के बीच चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे लास्ट में +1 कर देंगे जैसे अभी तक किया था। +1 करने से क्या होगा, जब वहां पर 0 आ रहा था, मैथ.रैंडम जो था 0 आ रहा था, तो 0 में जैसे 1 जुड़ेगा तो वो 1 हो जाएगा। और 1 इंटू मैक्स की वैल्यू अगर 10 है तो 1 इंटू 10 मतलब 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस पूरे फार्मूले से क्या बना, जाके 1 से लेकर 10 तक के बीच में कोई भी नंबर बन जाएगा। और अगर मैक्स की वैल्यू ज्यादा भाई तो 100 भाई, तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू बन जाएगी। और वो रैंडम वैल्यू किसके अंदर आएगी, इस वेरिएबल के अंदर आएगी। ठीक है, अब हम लोग इधर आते हैं, यहाँ पे आने पे हम लोग को क्या करना है, गेस नाम से एक वेरिएबल बनाना है। गेस के अंदर कौन सी वैल्यू होगी, जो यूजर गेस करेगा। भाई चेक कराने के लिए वेरिएबल तो बनाना ही पड़ेगा। यूजर ने अगर चेक किया, कोई भी वैल्यू दी 5, तो रैंडम वैल्यू हो सकती है 7 या 8 या 9, तो हमको चेक करना होगा कि यूजर द्वारा गेस की गई वैल्यू रैंडमली जनरेट वैल्यू के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही है। तो उसके लिए भी एक वेरिएबल बना लिया। अब प्रॉम्प्ट लिखेंगे, प्रॉम्प्ट के थ्रू वो वैल्यू लेंगे जो यूजर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे गेस द वैल्यू। ठीक है,
जी कैपिटल कर देते हैं, गेस द नंबर, ठीक है, गेस द नंबर ये लिख दिया और कॉमा लगा दिया, कॉमा क्या सेमीकोलन लगा दिया। ओके, इतना करने के बाद में अब यूजर जो नंबर देगा गेस करने के लिए उसको चेक भी करना पड़ेगा उस नंबर के साथ जो रैंडमली जनरेट हुआ है। तो उसको चेक करने के लिए वाइल लूप चलाएंगे। तो वाइल लूप के अंदर हम लोग सबसे पहले ट्रू डाल देते हैं। ट्रू इसलिए डालना है कि लगातार वाइल लूप चलता रहना चाहिए जब तक हम लोग उसको ब्रेक ना करें, ठीक है। अब कर्ली ब्रैकेट बनाया। अब हम पहले तो एक कंडीशन ये बनाएंगे कि गेम स्टॉप कैसे करना है। हो सकता है यूजर चाहे वो गेस करते करते थक गया कि मैं नहीं पता लगा पा रहा हूँ, वो चाहता है कि मैं गेम से निकल जाऊँ, क्विट कर जाऊँ। तो क्विट करने के लिए इफ कंडीशन डालो। इफ के अंदर गेस के अंदर क्या करना है आपको, गेस की वैल्यू अगर क्विट के बराबर हो जाती है, ठीक है, क्विट हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग लिख देंगे। तो अगर कभी भी प्रॉम्प्ट के अंदर यूजर क्विट लिख देता है तो क्या कर दो, यहां पे उसको एक मैसेज शो कर दो console.log में यू आर क्विट द गेम। इतना यहां पे करने के बाद में ब्रेक कर दो उसको, लूप को, क्योंकि लूप ब्रेक होगा तभी ये गेम रुकेगा जाके, ठीक है। ब्रेक कीवर्ड से ये रुक जाएगा। और ये ब्रेक कीवर्ड कब चलेगा, जब गेस की वैल्यू क्विट होगी, मतलब यूजर क्विट डालेगा, ठीक है। ये हो गया एक कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन सर यहीं पे बनानी पड़ेगी हमको, एल्स इफ कर देते हैं। एल्स इफ नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गेस इक्वल टू रैंडम। रैंडम जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू से जो यहां पर निकल के आ रही है मैच करनी चाहिए, ठीक है। अगर मैच कर जाती है तो सबसे बढ़िया सिचुएशन रहेगी। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैसेज यू आर वॉन, आप जीत गए हैं। और इस तरीके से कॉन्ग्रेचुलेसन लिख देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, बस यहाँ पे लूप को ब्रेक करना है, क्योंकि अगर ये कंडीशन भी चलती है तो लूप ब्रेक होना चाहिए। ओके, एक और एल्स इफ कंडीशन बनाते हैं। एल्स इफ, एक और एल्स इफ में क्या होगा सर, इसमें हमेशा ध्यान रखें सर कि आपको रिक्वेस्ट की गई वैल्यू जो है वो स्मॉल अगर होती है रैंडम वाली से, मान लो रैंडम वैल्यू जनरेट भाई 7 और यूजर दे रहा है 5, ठीक है, तो 5 हमेशा 7 से छोटी, तो हम लोग हिंट देंगे यूजर को कि आपने जो वैल्यू दी है वो छोटी है, तो वो यूजर समझ जाएगा अच्छा थोड़ा बढ़ा के देना है। नहीं तो ऐसे ही गेम इतना टफ बन जाएगा कि जल्दी इसको क्रॉस करना मतलब कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रैंडम के कंपेयर करा सकते हैं। अगर रैंडम में जो वैल्यू आई है उससे छोटा है तो क्या करो, तो ये कर सकते हो कि उससे छोटा है कि गेस में दोबारा से प्रॉम्प्ट चलाओ और प्रॉम्प्ट से वैल्यू लो, और प्रॉम्प्ट के अंदर क्या मैसेज डाल दो कि यू आर एंटर टू स्मॉल वैल्यू, ठीक है, ये कह दिया। ये लगातार होता रहेगा, ठीक। अब एक लास्ट एल्स कंडीशन बनाएंगे। मान लो यूजर ने क्या किया, ज्यादा बड़ी वैल्यू डाल दी, जैसे मान लो गेस के अंदर आई थी 7, सॉरी रैंडम के अंदर आई थी 7 और उसने गेस कर लिया 8, तो भी हिंट देना पड़ेगा। तो भी हिंट ऐसे ही दे देंगे। मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ पूरी लाइन को, ये वाली को, दोबारा से आप वैल्यू डालो, यू आर इंटर टू लार्ज वैल्यू, ठीक है, या फिर टू बिग, जो भी है अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन लगा लो। ओके, अब ये बन चुका है हमारा पूरा एक गेम का कोड। इसको आते हैं, मैं पहले कैंसिल करके इसको इस तरीके से रिफ्रेश करता हूँ। इसने कहा इंटर द मैक्सिमम नंबर, मैंने कहा 10, अभी पहले 10 से स्टार्टिंग करते हैं तो 10 आएगा। ओके किया। अब इसने कहा गेस द नंबर, अब मुझे नहीं मालूम है कि क्या नंबर हो सकता है, मैंने कहा 2 डाला, ओके किया, तो यू आर इंटर टू स्मॉल वैल्यू। इसने बताया कि आपने जो भी वैल्यू डाली है वो एक्चुअल जो रैंडमली जनरेट वैल्यू है उससे बहुत छोटी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 5 डाल दूंगा। 5 डाला तो इसने कहा यू आर इंटर टू स्मॉल वैल्यू, तो इसका मतलब है कि अभी भी जो वैल्यू डाल रहे हैं वो बहुत छोटी है। तो मैंने कहा 8 डाल देंगे। 8 डालने पे यू आर वॉन, कॉन्ग्रेचुलेसन। मुझे नहीं मालूम था कि 8 एक्चुअल में रैंडमली नंबर आया, मैंने ऐसे ही गेस किया और गेस सही हो गया, मैं जीत गया, ठीक है।
तो ये चीज़ काम करती है, बहुत बेहतरीन तरीके से करती है। और ये गेम एक्चुअल में आप खेल भी सकते हो, इसको बस थोड़ा सा क्या करना होगा और मज़ेदार बनाना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 200 के बीच में लेके चलते हैं, ठीक है। 1 से लेके 200 के बीच में कोई भी नंबर रैंडमली जनरेट होगा। अब गेस द नंबर, इसने कहा गेस करो, तो हम लोग एक थोड़ा दिमाग लगाते हैं, कोई भी लॉजिकल थिंकिंग लगाएं कि हम लोग पहले क्या करते हैं 50-50% का बनाते हैं। तो 200 का आधा कितना होगा, 100, ठीक है। तो मैं 100 लेकर चलता हूं, इससे पता चल जाएगा कि 100 के अंदर वैल्यू है कि 100 के बाहर वैल्यू है। तो मैंने 100 लिखा और जैसे यहाँ पे डाला तो इसने कहा यू आर इंटर टू स्मॉल वैल्यू। तो इसका पता चल गया कि भैया 200 का आधा तो नहीं है, मतलब 100 से तो ऊपर ही वैल्यू है। तो हम यहाँ पे 150 डाल के देखेंगे। अब ये जैसे बताएगा यू आर इंटर टू स्मॉल वैल्यू, तो अभी 150 से भी ऊपर बड़ी वैल्यू आई है, जो भी वैल्यू जनरेट हुई है वो 150 से भी बड़ी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 180 डाल के देखते हैं। इस तरीके से 180 डालने पर अभी भी टू स्मॉल वैल्यू, तो हम लोग करते हैं 190, ठीक है। 190 डालने पे क्या पता चला, यू इंटर टू लार्ज वैल्यू। तो अब सोचो 180 से 180 क्या स्मॉल वैल्यू है, 190 लार्ज वैल्यू है। तो जरूरी बात है कि 80 से लेके 90 के बीच में, 180 से लेके 190 के बीच में ही कोई रैंडम वैल्यू जनरेट हुई है। तो हम लोग सिंपल 185 डाल के देखते हैं, आधा उसका पता चल जाएगा। तो यू आर इंटर टू स्मॉल वैल्यू, तो इतना पता चल गया कि 185 से वैल्यू बड़ी है और 190 से छोटी है। तो हम लोग क्या करते हैं 187 डाल के देखते हैं। तो इसने कहा बहुत बड़ी है, तो ये पता चल गया कि 185 से तो बड़ी है और 187 से छोटी है वैल्यू। जाहिर सी बात है अब 186 होगी, आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। ये लीजिए, इस तरीके से आप गेम खेल सकते हो। और जब आप इसको 1000 में लेके जाओगे या 2000 में लेके जाओगे तो ये गेम और टफ बनता जाएगा, टाइम लेगा। तो एक्चुअल में ये खेल सकते हो, इसको बस क्या करना होगा इंटरनेट पे आप डाल सकते हो। वो वीडियो मैंने बहुत सारी बना रखी है कैसे इंटरनेट पे डालना है, आप कोई सी भी देख सकते हो। नहीं हो तो आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा। कोई भी एक होस्टिंग प्रोवाइडर बहुत सारे फ्री हैं, उन्हीं के पास जाओ और ये पूरा कोड उठा के डाल दो। लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बढ़िया गेम खेलो, ठीक है। यू आर वन, कॉन्ग्रेचुलेसन। इसको आप क्या कर सकते हो, HTML CSS में भी कन्वर्ट कर सकते हो, काफ़ी बेहतरीन तरीके से अच्छी डिजाइनिंग हो जाएगी। उसके लिए डॉम मैनिपुलेशन का पूरा एक आ रहा है वीडियो इसी जावास्क्रिप्ट में, उसको देखने के बाद आप HTML CSS को जोड़ पाओगे और अच्छे से इसको बना पाओगे। ओके, तो यहाँ पे अपना लगभग पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, ये वन शॉट वाला, ठीक है। मतलब जावास्क्रिप्ट कोर्स नहीं, पर ये वन शॉट वीडियो पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट हम लोग और इससे ऊपर थोड़ा चलेंगे, एक वीडियो मेथड्स के ऊपर आएगी, फिर मेथड्स के बाद हम लोग सीधे डॉम को पढ़ रहे होंगे। तो डॉम का पहले पूरा पढ़ेंगे, फिर डॉम इवेंट्स का पूरा पढ़ेंगे, एक एक चीज़ें हम लोग को क्लियर होती चलेंगी। अब इस पूरे में अगर किसी को कहीं कोई डाउट हो तो वो हो सकता है कि कॉन्स्ट के ऊपर हो, कि सर आप जब कॉन्स्ट से कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो कॉन्स्ट का मतलब ही होता है कांस्टेंट, उसकी वैल्यू चेंज ना की जा सके। पर आपने तो चेंज करके दिखाया था, तो फिर कांस्टेंट का खेल ही क्या रह गया। क्या ऑब्जेक्ट में कांस्टेंट्स द्वारा बनाई गई वैल्यू चेंज की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो कांस्टेंट का यूज करके, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया भी है VS कोड में शायद, या फिर हटा दिया, या अभी नया बनाया, तो मैंने कॉन्स्ट का यूज करके ऑब्जेक्ट बनाया, तो आप उसमें से वैल्यू को चेंज कर सकते हो। पर पूरा कांस्टेंट सोच लो कि पूरे कांस्टेंट की वैल्यू चेंज कर दे, रिप्लेस कर दे, तो नहीं होगा। मैं एग्जांपल दिखाता हूं, यहाँ पे चैट जीपीटी में मैंने कोड लिख रखा है, दिखाता हूं। जैसे कांस्टेंट लिखा, ये देखिए स्टूडेंट, ठीक है। अब नेम में मैंने लिखा राहुल और एज में लिखा है 20, ये लिख रखा है, ओके। तो यहां पर ध्यान से देखो कि जैसे स्टूडेंट डॉट नेम है, तो इसमें आपने स्टूडेंट डॉट नेम में रोहित लिख के क्या किया है, नाम को अपडेट कर दिया। राहुल से क्या किया, रोहित में अपडेट कर दिया है। तो अब हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की नेम प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। तो इसके ये जो तरीका मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, फिर डॉट लगा के उस की का नाम लिखना है, उस प्रॉपर्टी का नाम लिखना है जिसको आप चेंज करना चाहते हो, फिर वो नई वैल्यू लिखनी है। तो ये राहुल से रोहित में अपडेट हो जाएगा, कॉन्स्ट होते हुए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आप आउटपुट देंगे ये वाला आउटपुट स्टूडेंट डॉट नेम वाला, तो रोहित दिखेगा, ओके। बट अगर आप ये सोच लें, और इस चीज को मैं दिखाता हूं, मैं इसको कॉपी करना चाहता हूं इस तरीके से, Ctrl+C, और यहां पर आते हैं, यहां पर ये डाल के करते हैं, एंटर दबाते हैं ऐसे, तो इसने देखो रोहित आंसर दिया। बट अगर आप इस चीज को ये सोच लो कि आप पूरा पूरा बदल दो, मैं दिखाता हूं। जैसे अगर आप ये चीज सोच लो, ये लाइन भी पढ़ो, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान देखिए, अगर आपने कांस्टेंट कीवर्ड से एक ऑब्जेक्ट बनाया है तो आप उस ऑब्जेक्ट को पूरी तरह नहीं बदल सकते हो। अगर आप सोच लो मैं पूरी तरह उसको दोबारा से असाइन कर दूं, बदल दूं, तो नहीं होगा।
मतलब आप उस ऑब्जेक्ट को किसी और ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब आप हम लोग जैसे वेरिएबल नहीं होता है तो किसी और वेरिएबल के साथ रिप्लेस कर देते हैं या उसकी वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो वो नहीं हो सकता है। आप सोच लो कि उस ऑब्जेक्ट की पूरी दोबारा से रीअसाइनिंग करके उसकी वैल्यू यहाँ बदल दे, तो ये नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखो, कांस्टेंट के थ्रू आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और दोबारा से आपने उसको पूरा चेंज किया, मतलब दोबारा से वैल्यू असाइन कर दी, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे इसको कॉपी करेंगे तो यहाँ पर एरर आएगा। कंट्रोल वी डाला, एंटर दबाया, देखो क्या एरर आया, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। तो आप ये नाम अगर आपको चेंज करना राहुल से रोहित या राम या कोई भी श्याम कुछ भी तो आप कर सकते हो। क्या करना होगा, स्टूडेंट डॉट नेम इक्वल टू रोहित, चेंज हो जाएगा जैसे पहले दिखाया था। पर अगर आप सोच लो दोबारा से मैं ये जैसे पूरा बना के इसको रीअसाइन कर दूं तो वो चीज गलत होगी। तो कांस्टेंट यही कहता है, ये चीज एरे और ऑब्जेक्ट दोनों के साथ है, क्योंकि दोनों में रेफरेंस बनाता है। ये जो स्टूडेंट है ये क्या कर रहा है, इसके रेफरेंस एड्रेस को रख रहा है, ना कि एक्चुअल में वैल्यूज को। ये वैल्यूज मेमोरी में कहीं अलग अलग जगह बनी होती हैं, पर स्टार्टिंग का जो रेफरेंस एड्रेस होता है वो स्टूडेंट के अंदर होता है। ये चीज मैंने एरे वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाई थी। फिलहाल अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तब तो बिल्कुल क्लियर है, अगर नहीं भी देखी है तो इतना समझ लो कि आप ऐसे दोबारा रीअसाइन करके चेंज करोगे तो एरर बताएगा। पर अगर आप एक एक वैल्यू चेंज करते हो, जैसे आप नेम की वैल्यू राहुल को रोहित करना चाहते हो तो स्टूडेंट डॉट नेम इक्वल टू रोहित कर दोगे तो हो जाएगा। बस कैसी लगी ये वीडियो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोगों को कमेंट की समय बहुत ज्यादा जरूरत है, मोटिवेशन मिलती है आप लोगों की इन सब बातों से। फीडबैक शेयर कीजिए कि जिस तरीके पढ़ाता हूँ आपको समझ में आता है, कुछ वैल्यू मेरी तरफ से मिल रही है फिर नहीं मिल रही है। ओके, लाइक करेंगे तो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस और क्वेश्चन नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। जनाब लास्ट तक आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। और इसी कोर्स को मैं अब बहुत तेजी में कंप्लीट कराऊंगा, जावास्क्रिप्ट कोर्स बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट कराऊंगा। साथ में एक आधी वीडियो अगर सी प्रोग्रामिंग की बची तो उसको भी अपलोड करके तुरंत हम लोग प्रोजेक्ट पर स्विच करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट जैसे ही बनेंगे एक मैक्सिमम 10 15 20 प्रोजेक्ट बनने के बाद बैकएंड में स्टार्ट कर दूंगा। ये मेरी गारंटी है कि यह साल जब खत्म होगा जब बैकएंड खत्म हो चुका होगा। ओके ठीक है, तो ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी, पूरा मैंने एक ये समझो कि ऑब्जेक्ट का वन शॉट वीडियो था तो पूरा क्लियर है। आपको नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी पता है, एरे के अंदर भी ऑब्जेक्ट पता है और सारी चीजें ऑब्जेक्ट से रिलेटेड पता है। सिर्फ एक चीज की माफी चाहूंगा, बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को बहुत बार एरे बोला है, वो मेरे दिमाग में एरे चल रहा था इस वजह से, तो उस चीज को प्लीज इग्नोर करना। खुले माइंड से देखोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। इसी साथ आपकी वीडियो को विदा लेता हूं, इसी वीडियो को समाप्त करता हूं। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।